नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ओपनिंग बज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो मार्केट में बहुत ज्यादा बज रहने वाला है। बज इसलिए रहने वाला है क्योंकि आज है बहुत ही ज्यादा हैपनिंग दिन, और वो इसलिए क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कर दिया है जवाबी हमला। पाकिस्तान और पीओके पर स्ट्राइक्स किए गए हैं भारत की ओर से। 9 ऐसे आतंकी ठिकाने हैं जिन पर भारतीय सेना की ओर से एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं। रात 1 बजे के आसपास ये स्ट्राइक्स की गई हैं। तो आज का दिन मार्केट्स के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है, जिसका इंतजार हम पिछले 15 दिन से कर रहे थे, वो भारतीय सेना की ओर से अब होता हुआ दिखा है। पहला हमला जब हुआ था 10 दिन में जवाब आया था, दूसरे हमले का 15 दिन, और अब जब पहलगाम पे हमला हुआ उसका जवाब हमने 15 दिन में आता हुआ दिखा है। तो कैसा है ये हमला, कितना गहरा था ये हमला, और इसके जो मार्केट्स के ऊपर इंपैक्ट है वो कितने ज्यादा हो सकते हैं, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। वैसे तो फेड एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि दुनिया भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए ये जो स्ट्राइक बैक किया गया भारत की ओर से, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर बातचीत करने के लिए, इसे और विस्तार से जानने के लिए मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इस हमले की क्या डिटेल्स हैं, क्या मायने हैं और भारतीय बाजारों पर इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। गुड मॉर्निंग नरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या डिटेल्स आई हैं। रात 1 बजे के आसपास, आई थिंक जब सारे सो रहे थे, तभी ये हमला हुआ। गुड मॉर्निंग संदीप। ये हमला रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। ये हमला पीओके में किया गया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद ही भारतीय सेना का पहला जवाबी हमला है। अभी तक ये लग रहा था कि शायद भारत इस जवाबी हमले से पीछे हट जाएगा या इस पर थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन जब ये हमला हुआ तो पता चला कि पाकिस्तान में रात को 9 आतंकवादी ठिकाने नेस्तनाबूद हो चुके हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 1 बजे पाकिस्तान के अंदर ये एयर स्ट्राइक की गई है, और इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम भारतीय सेना ने दिया है, और भारतीय सेना इसको पहलगाम हमले का ही जवाब बता रही है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ रिएक्शंस आए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वार है और वो इसका जवाब देंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान का अगला जवाब क्या होता है। इसके अलावा मीडिया खबरों की माने तो मीडिया खबरों के मुताबिक जो इंडियन आर्मी है उन्होंने पाकिस्तान के 2 फाइटर प्लेन्स को भी गिराया है, जिसमें JF-17 और F-16 विमान का नाम सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि इन विमानों को आकाश मिसाइल के जरिए गिराया गया है, और ये विमान भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे, इस वजह से इन विमानों को गिराया गया है। हालांकि असल खबर क्या है उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये हमला जो है करारा हमला पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर माना जा रहा है। बिल्कुल, जवाबी कार्रवाई अब हिंदुस्तान की ओर से की गई है। पाकिस्तान और पीओके में स्थित जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उनके ऊपर स्ट्राइक की गई है। और अभी तक जो अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक 9 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये आतंकी कार्रवाई चल रही थी, गतिविधियां हो रही थी, और वहीं पर भारत की ओर से स्ट्राइक किया गया है। लंबा समय लिया है, 22 अप्रैल के बाद 15 दिन का, उसके बाद भारतीय सेना की ओर से स्ट्राइक किया गया है, और टारगेटेड थी बहुत ही ज़्यादा। और इससे भारतीय सेना ने और भारत की ओर से जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की जो सेना है, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं आता हो दिखा है। केवल जो आतंकी ठिकाने हैं, जो गतिविधियां, जहाँ पे आतंकी गतिविधियां चल रही थी, केवल वहाँ पर ही भारत की ओर से स्ट्राइक किया गया। तो कुल मिला के देखा जाए एक बड़ा स्ट्राइक बैक जो है वो इंडिया की ओर से देखा गया है। नरेंद्र, कल शाम को मैं देख रहा था कि जो हमारा गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स हैं वो 100 पॉइंट के आसपास की बढ़त दिखा रहा था। अब इस हमले के बाद किस तरह का अपडेट है, फिर मैं आपसे ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट भी समझूंगा। संदीप, कल शाम तक तो गिफ्ट निफ्टी में भी तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस हमले के बाद से गिफ्ट निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका असर जाहिर तौर पर इंडियन मार्केट्स पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि भारत ने जो हमले किए, ये सेना ने कहा है कि ये सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए गए, और इनमें जो किसी भी तरीके के जो सिविल और जो सैन्य ठिकाने होते हैं पाकिस्तान का, उनको निशाना नहीं बनाया गया है। लेकिन इसका असर भारतीय बाजार पर, गिफ्ट निफ्टी पर आज देखने को मिल रहा है, और जाहिर तौर पर इसका असर भारतीय बाजारों पर भी आज देखने को मिलेगा। और ये जब मार्केट खुलेगी, ये उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितना असर भारतीय बाजारों पर इस हमले का पड़ता है। जी ओके, तो एक बड़ा रिटेलिएटरी मूव है जो कि भारत की ओर से लिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि कोई भी सिविलियन पाकिस्तान में या फिर उनकी जो सैन्य ठिकाने हैं उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि पाकिस्तान, जैसे हमें नरेंद्र बता रहे हैं कि वो कह रहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, यानी कि हमारे खिलाफ एक युद्ध जैसी स्थिति है जिसका जवाब हम देंगे। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की ओर से इसका क्या जवाब दिया जाता है, लेकिन माना जा रहा है कि उनके पास ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। और वैसे भी उनकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, इस चीज़ को वारंट नहीं करती है कि बहुत लंबा एक वॉर का जो एक दौर है वो शायद पाकिस्तान झेल सकता है। देखना होगा। भारत ने बहुत सोच समझकर, सूझबूझकर 15 दिन के बाद स्ट्राइक की है। अब पाकिस्तान का इसके ऊपर जवाब क्या होता है देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन
भारतीय बाजार इसके ऊपर जरूर रिएक्ट करते हुए देखें और गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि भारतीय बाजारों में आज गिरावट के साथ शुरुआत देखने को मिल सकती है। समझना यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं कि ग्लोबल मार्केट से आज किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्या वहां पर भी कोई ऐसी दिक्कत दिख रही है ये जो हमला हुआ उसकी, या फिर ओवरऑल कोई क्या डेवलपमेंट्स है, क्या न्यूज़ फ्लो है जिसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादा फोकस है, क्योंकि कल शाम फेड की बैठक भी शुरू हो चुकी है। आज शाम उसका फैसला आएगा, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले किस तरह का न्यूज़ फ्लो है, कैसे डेवलपमेंट्स है, ये नरेंद्र के पास पूरा ब्यौरा है। नरेंद्र बताइए, ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत है आज के लिए? जी संदीप, ग्लोबल मार्केट्स में आज मिले जुले संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एशियाई बाजार में भी मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। निक्के तकरीबन आधा फीसदी नीचे कारोबार कर रहा है, वही शंघाई तकरीबन 2.25% ऊपर बना हुआ है। वही शंघाई के बाजारों में जो तेजी है वो इस खबर के बाद है जिसमें चीन के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि वो ब्याज दरों में 10 BPS की कटौती करेगा, जिसके बाद शंघाई और हैंगसेंग में भी तेजी देखने को मिली है। इसके बाद अगर यूएस के बाजार की बात करें तो यूएस के बाजार कल तकरीबन 1% तक गिरकर बंद हुए। डाउ जोन्स में तकरीबन 390 अंकों की गिरावट कल हमें देखने को मिली। वहीं मार्च में यूएस का व्यापार घाटा 123.2 अरब डॉलर से बढ़कर 140.5 अरब डॉलर पहुंच गया। ये मंथ आधार पर है, जबकि इसका अनुमान 137.1 बिलियन डॉलर था। वही कल जो कनाडा के नए PM हैं मार्क कार्नी, उनकी मुलाकात कल ट्रंप से भी हुई है और कई मुद्दों पर इसमें बात हुई है जिसमें ट्रेड डील भी शामिल है। तो इसमें कुछ पॉजिटिव निकल कर आने की उम्मीद मानी जा रही है। वहीं यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड सपाट कारोबार कर रही है और ये 4.31% के आसपास फिलहाल बनी हुई है। वहीं अगर यूरोपीय बाजारों की बात करें तो यूरोपीय बाजारों में भी कल मिला जुला रुख देखने को मिला है। डेक्स 1% लुढ़का है तो FTSE 1% ऊपर बंद हुआ है। वहीं यूरोप चीन से डिमांड बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड में कल तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $62.5 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। वहीं सोने में कल 1% की गिरावट देखने को मिली है और इसका भाव फिर से $3400 के पास पहुंच गया है। वहीं चांदी $33 के आसपास कारोबार कर रही है। जी ओके, बहुत धन्यवाद नरेंद्र, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए और पूरा ब्यौरा बताने के लिए कि भारत पाक सीमा पर जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें क्या हुआ है और उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट से आज हमारे लिए किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो आज तो ज़्यादा फोकस घरेलू संकेतों पर और इंडिया पाक के बीच में जो एयर स्ट्राइक की गई है भारत की ओर से 9 आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी बाकी आंकड़े हैं उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें FIS की ओर से अगर आप देखेंगे लगातार 14 दिन से लगातार वो खरीदारी कर रहे हैं। 44,500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी पिछले 14 दिन में आप देखेंगे तो FIS की ओर से देखने को मिले। कल भी आप देखिए इतनी ज्यादा दिक्कत, इतनी ज्यादा टेंशन, बाजार में गिरावट, लेकिन फिर भी 3800 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी का नंबर FIS की ओर से कल हमने बनता हुआ दिखा। DIs यानी कि जो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की या फिर आप कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि FIS की वायदा बाजार में किस तरह की एक्टिविटी देखने को मिली है। कल अगर आप देखेंगे वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, दोनों में ही आप देखेंगे खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट इंडेक्स ऑप्शंस में भी आप देखें कल FIS की ओर से करीब 23,400 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी का नंबर है। केवल स्टॉक ऑप्शंस में उनकी ओर से 1500 करोड़ रुपए की बिकवाली हमने देखी। नेट देखा जाए तो वायदा बाजार में भी FIS की ओर से 6 मई का आंकड़ा आप देखेंगे तो 23,190 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी का जो नंबर है वो हमने FIS की ओर से बनता हुआ देखा है। FIS देखें इस महीने में 11 दिन थे अप्रैल महीने के, 15 अप्रैल से जब उन्होंने खरीदारी शुरू की थी, और 3 दिन हो गए मई महीने के। 7,062 करोड़ रुपए की खरीदारी का नंबर आप देखिए। कैश सेगमेंट में अभी तक हमारे सामने जो नंबर है वो हमें साफ तौर पे नजर आ रहा है। तो 7,062 करोड़ रुपए की खरीदारी कैश सेगमेंट में मई महीने में अब तक FIS की ओर से देखने को मिल चुकी है। डॉलर रुपए की बात करें तो कल हमारा रुपया 18 पैसे कमजोर होता हुआ दिखा था। आज हमारे जो स्ट्राइक की गई है भारत की ओर से वो भी इंपॉर्टेंट है कि उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। मॉक ड्रिल भी आज होने वाली है। 54 साल में पहली बार हो रहा है कि 1971 के बाद की हमारे देश में सिक्योरिटी ड्रिल की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक ये भी है कि भारत और UK के बीच में एक FTA साइन हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। जनवरी 2022 से आप देखें तो दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही थी और अब जाकर ये जो मामला है FTA के रूप में बदलता हुआ दिखा है। तो UK के जो 90% इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भारत की ओर से टैरिफ घटाए जाएंगे और एक दशक में कुछ 85% ऐसे इंपोर्ट्स हैं जिनको पूरी तरह से टैरिफ फ्री कर दिया जाएगा। विस्की हुई, जिन हुई, इन पर जो टैरिफ हैं वो आधे किए गए हैं।
75% पर ये दर आ गई और कोटा के तहत ऑटो पर जो टैरिफ है उसे घटाकर भारत की ओर से 10% किया जाएगा। एफटीए से भारत का कहना है कि एक तो रोजगार, इसको फायदा मिलेगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखेंगे और हमारे देश की जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा। 99% घरेलू एक्सपोर्ट जो हैं वो इस एफटीए के चलते उन पर जीरो ड्यूटी लगेगी, जिसका फायदा यहां पे देखने को मिलेगा। तो कुछ सेक्टर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे इंडिया यूके एफटीए के चलते। उसमें आप टेक्सटाइल को देखिए, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, लेदर है, फुटवेयर है, इनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स गुड्स हैं, टॉयज हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, जिनका भारत से भारी मात्रा में यूके को एक्सपोर्ट होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा इस ट्रीटी से। और उसके साथ साथ ऑटो पार्ट्स, ऑटो एंसिलरी और साथ ही साथ इंजन और ऑर्गेनिक केमिकल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका भारत से भारी मात्रा में यूके में एक्सपोर्ट होता है। तो इन सेक्टर्स को, इन उत्पादों को, इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनको फायदा साफ तौर पे देखने को मिलेगा। तो ये हो गया पूरा ब्यौरा कल के बाद से अब तक कैसी स्थिति बनती हुई दिखी है। अब बातचीत करते हैं कि बाजार के लिए कौन से लेवल अहम है, कहां तक बाजार, अगर कोई गिरावट आती है जैसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, तो कहां तक गिर सकता है, कौन से लेवल्स पर आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। सेंट्रल ब्रोकिंग के मिथिल दोषी जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनके पास चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। सर गुड मॉर्निंग भाई। सर वैसे तो ग्लोबल संकेत, एफआईएस की खरीदारी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिया यूके एफटीए भी है, लेकिन सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट तो आज के लिए भारत का जो रिटेलिएटरी मूव है वही रहने वाला है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी में मूव देखने को मिल भी रहा है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर, ये जो 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है उसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर कैसा होगा, कहाँ खुल सकते हैं हम, कौन से लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, नीचे में सपोर्ट कहाँ पे है इंडियन मार्केट्स के लिए? देखिए अभी के लिए ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस कल के दिन से ही था। मैं आई थिंक सो जब हम लास्ट अपडेट पे भी थे तभी भी हमने ये बोला था कि बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रही थी और निफ्टी अगर फर्दर वीकनेस आएगी तो कहीं ना कहीं निफ्टी में देखने मिल सकती है। तो ऑफ कोर्स नॉर्मली वो सेंटिमेंट रीड आउट हो रहे थे, बट ऑफ कोर्स ये ऐसे रिटेलिएशन मूव एक्सपेक्टेड नहीं थे। बट ऑफ कोर्स जो हिसाब से मूवमेंट हुई कल के दिन पे डेली चार्ट्स पे तो एक बेयरिश एंगल्फिंग बना हुआ है निफ्टी पे, कहीं ना कहीं आज के दिन पे 80 पॉइंट्स डाउन, अभी 88 पॉइंट्स डाउन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं गैप अप के आसार भी दिख रहे हैं। मेजर सपोर्ट अभी के लिए निफ्टी पे आता है 24,200 पे इमीडिएट बेसिस पे, उसके बाद आएगा 24,050 पे जो उसका 200 दिन का मूविंग एवरेज आता है। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो सकती है ड्यूरिंग द डे, हमें देखना है कि वो लेवल से बाउंस होते कि नहीं होते, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 24,200, 24,050 ये निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट लेवल्स हैं, जहां पे हो सकता है बाजार अगर गिरता है जैसा कि निफ्टी इंडिकेट कर रहा है तो वहां पे जाके रुकता हुआ नजर आ सकता है। इसी तरह से सर बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है? देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे चुका है कल के दिन पे, लास्ट 5 दिन के लोज को ब्रेक करते हुए, और लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन भी थी। आज के साथ अगर बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन भी खुलता है तो 54,000 के आसपास पे एक्सपेक्टेशन है कि ओपनिंग हो। मेजर लेवल 53,800 का आता है, अगर वो टूटता है तो 53,500 का डाउनसाइड लेवल एक्सपेक्टेशन आएगा। तो यहाँ पे सेल ऑन रैलीज की राय होगी। ऑफ कोर्स अभी के लिए यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही हमें। अगर 54,750 का रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो शायद से थोड़ा व्यू नेगेटिव से फ्लैट साइडवेज मोमेंटम या फिर बाइंग साइड पे आ सकता है। लेकिन आज तो सर 53,000 के नीचे ही ओपनिंग होगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे खुल सकते हैं? देखिए ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि 53,900 53,800 के आसपास में हमें ओपनिंग मिल सकती है। अच्छा, और उसके बाद नीचे कहाँ तक रुक सकता है मामला फिर? 53,500 नेक्स्ट लेवल रहेगा कि जहाँ पे एक लेवल है जो सपोर्ट भी है, जो एक्सपेक्टेशन है कि वहां तक चांसेस है, जो हिसाब से फिबोनाची एक्सटेंशन दिख रहे हैं हमें, वो लेवल्स हमें वहां पे दिखा रहे हैं कि ये लेवल्स तक मार्केट टेस्ट कर सकता है एक बार। ओके, तो 53,900 से 53,800 के आसपास बैंक निफ्टी में शुरुआत हो सकती है। गैप डाउन ओपनिंग के एक्सपेक्टेशन तो है ही है, उसके बाद 53,500 ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहां पर हो सकता है कि एक बार बाजार सपोर्ट लेकर वहां से घूमता हुआ नजर आ सकता है। और यही लेवल अब निफ्टी की बात करेंगे तो 24,000 है, उसके बाद 24,200 माफ कीजिए, और 24,050 ये दो लेवल्स हैं जहां पर बाजार के लिए आज एक अहम सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सर एक बार एक यूएस इंडिया यूके एफटीए जो हुआ है उसके ऊपर आपसे एक राय लेना चाहूँगा, फिर मैं कुछ स्टॉक्स हैं जो कि नतीजों के चलते या फिर खबरों के चलते फोकस में रहेंगे, उन पर बातचीत करेंगे। लेकिन सर ये जो एफटीए हुआ है जनवरी 2022 से लंबा दौर है बातचीत का जो कि चल रहा था, 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन फाइनली ये होता हुआ दिखा है, जिसमें टेक्सटाइल हुए, मेरीन प्रोडक्ट्स हुए, लेदर, फुटवेयर, ऑटो एंसिलरी कंपनियां, ऑर्गेनिक केमिकल बनाने वाली कंपनियां, इनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
रही है। आपकी क्या राय है सर, अगर आपने कुछ रीड किया हो, कोई ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा जो कि आज इम्पैक्ट होते हुए नजर आए? मतलब अगर बाजार नीचे खुलता है ये जो स्ट्राइक हुई है उसकी वजह से, तो लो लेवल्स पे अगर किसी को खरीदारी करने के कोई मौके ढूंढने चाहिए, तो क्या इस खबर के चलते कोई स्टॉक्स हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया? हाँ देखिए, इसके अंदर ऑफ कोर्स मेजरली हम थोड़े सेक्टर्स पे बुलिश थे, कैपिटल गुड्स में थे, लिकर सेक्टर्स में थे, तो कहीं ना कहीं ये था कि ये सेक्टर्स में मोमेंटम हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स एक अच्छा खासा मोमेंटम में भी लग रहा था हमें, और कल के दिन पे एक अच्छी खासी मूवमेंट भी हमने कल के दिन पे आई हुई थी। तो ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स एक रहेगा जो बाइंग मोमेंटम में हो सकता है, पर अभी हमें आगे देखना है, क्योंकि ड्यूटी क्लोज होने की जीरो होने की वजह से खाली लिकर सस्ता होगा। तो ये कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स यहाँ ये साइड पे कैसे इम्पैक्ट होगा वो हमें देखना है। फर्दर ऑन फिर ओपनिंग पे देखते हैं, क्योंकि ओवरऑल मेजर फोकस तो अभी गैप डाउन और वॉर टेंशन की वजह से रहेगा। तो आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा मोमेंटम वो स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। नहीं, मैं सर गिरावट पर खुलने के बाद ही कह रहा हूँ कि नीचे में अगर खुलते हैं तो उसके बाद जब बाजार एक बार सपोर्ट लेके थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करेगा, जैसा हमने देखा अभी पहले भी 2016 में, मुझे याद है सर जब स्ट्राइक हुई थी निफ्टी में, हमने उस समय ड्यूरिंग द डे तो खबर आई थी 400 पॉइंट की गिरावट हमने देखी थी मार्केट में, निफ्टी में ही। ये 2016 की बात है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सर रिएक्शन तो आएगा, लेकिन बाद में बाजार रिकवर भी कर जाता है। तो एक नीजक रिएक्शन है जो कि बाजार में जरूर आएगा। लोअर लेवल से अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स के अलावा कोई स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया हो, या फिर अभी वेट करना चाहिए? तो थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे कि आगे की मोमेंटम कैसी रहेगी और ड्यूरिंग द डे में क्या है, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से। तो एज ऑफ नाउ आपको लग रहा है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को फायदा हो सकता है इससे? सर देखिए, कल के दिन पे मोमेंटम थी, बट हमें ओवरऑल भी देखना है कि क्या ड्यूटीज के हिसाब से ओवरऑल मोमेंटम कैसी रहेगी। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ऑफकोर्स चार्ट वाइज अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में कल के दिन पे मोमेंटम दिखी थी हमें। चलिए ठीक है, जिस तरह का मूड माहौल है, थोड़ा सेंटीमेंट बाजार का ठीक नहीं है जो स्ट्राइक हुई है उसकी वजह से, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाजार को सेटल होने देते हैं, उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट है उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इम्पैक्ट आएगा सर नतीजों का, नंबर्स का। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड GCPL, ये कंपनी टर्न अराउंड दिखाया, इसने लॉस के मुकाबले इसने मुनाफा दर्ज किया है, यानी कि घाटे से कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी है। पिछले साल एक बड़ा एक्सेप्शनल लॉस था 2375 करोड़ रुपए का, वो जो एक्सेप्शनल लॉस है वो घटकर केवल रह गया 31 करोड़ का, जिस वजह से ये मुनाफे में आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू में 6% का ग्रोथ हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बनता हुआ दिखा, और इसके साथ साथ कामकाजी मुनाफा आधा % ऊपर आया। मार्जिन्स में 21.1% का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है 22.3% के सामने। तो नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं सर, घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? अगर कोई नीचे की ओर मूव आता है बाजार के साथ साथ, तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए स्टॉक पर? हाँ देखिए, 1300 का लेवल है गोदरेज कंज्यूमर पे। अगर 1300 के ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स बुलिश मोड में आएगा। लास्ट थोड़े दिनों से अच्छे खासे साइडवेज मोमेंटम ये स्टॉक था। नीचे पे 1200 का सपोर्ट है मेजर, तो ये रेंज के अंदर है। एक बार ब्रेकआउट आता है फिर हमें आगे के मोमेंटम्स देखने मिलेंगे। अभी के लिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक सो अगर आज के दिन पे गैप डाउन भी होता है, बट ठीक है, मेजर सपोर्ट 1200 है। 1200 के यहाँ से रिवर्सल देखने मिलेगी तो हम थोड़ी मोमेंटम वापस देख पाएंगे। मतलब या तो 1200 पे नीचे में खरीदें या फिर 1300 पार होने का वेट करें? जी हाँ, 1200 के आसपास पे या फिर 1300 पार पे। ठीक है, परफेक्ट है। नंबर्स ऐसे ही सर HPCL के भी अच्छे आए हैं। वैसे आपको मुनाफा दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 11% बढ़ा है, 3355 करोड़ का नंबर दिखेगा, लेकिन बाजार मान के चल रहा था कि बढ़ने की बजाय मुनाफा गिरेगा और 2220 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। इन्होंने नंबर बता दिया बढ़कर 11% का। रेवेन्यू गिरे हैं 2% के आसपास, फ्लैट रहने का अनुमान था, 2% की गिरावट देखी है। अबिडा में करीब 3% का हमने फॉल देखा है, लेकिन ये फॉल बड़ा रहने का एक्सपेक्टेशन था बाजार का। 4822 करोड़ पर रहने का अनुमान था, 5803 करोड़ आया, तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए ज्यादा नंबर जो है वो अबिडा के फ्रंट पर देखना। और मार्जिन में भी आप देखिए, बाजार मान रहा था कि 1% का ड्रॉप देखने को मिलेगा। जो इनका मार्जिन आया 5.4% से घटकर 5.3% का। बाजार मान रहा था 1% घट जाएंगे मार्जिन, 4.4% पर आएंगे, लेकिन 5.3% के आए। तो नंबर्स बहुत ही सॉलिड हैं। IOC में हमने देखा भी है सर, नंबर्स अच्छे आए थे, उसके बाद रिएक्शन आ भी चुका है। तो नो डाउट बाजार मान के चल रहा था कि HPCL भी जिस तरह के अनुमान है उसको बीट करता हुआ नजर आएगा। तो काफी हद तक आई थिंक प्राइस में है ये चीज। IOC के नंबर्स को देखकर हमने ये चीज फैक्टर इन कर रखी है। फिर भी इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? कोई अपसाइड की गुंजाइश है? नीचे में क्या लोअर लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए स्टॉक में? देखिए, इसने अपना एक इनवर्स HNS ब्रेकआउट किया था जिसकी नेकलाइन थी 375 लेवल्स पे। कल की क्लोजिंग आई थी करीबन 396 पे।
तो ऑफकोर्स 20 रुपए के डाउन साइड पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रणनीति बन सकती है अगर डिप्स आता है तो। अब वरना ओवरऑल ट्रेंड चार्ट तो बुलिश मोड पे ही है, तो हमें ऑफकोर्स यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू दिख सकती है। अपसाइड पे 420 440 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 420 से 440, तो गिरावट में सर आप कह रहे हैं कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए? जी हाँ, जो हिसाब से चार्ट्स है वो हिसाब से ऑफकोर्स 475 पे मेजर सपोर्ट है, तो 475 के सपोर्ट के आसपास पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बाइंग मोमेंटम वापस आ सके। 375 राइट? हाँ सॉरी 375। ठीक है, तो मतलब 375 के आसपास खरीदें, ऊपर में 420 440 के टारगेट। जी हाँ। परफेक्ट है सर। बीएससी के नंबर्स भी आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, शानदार नंबर्स हैं, 4.5 गुना से ज्यादा इनका मुनाफा बढ़ा है। हालांकि रेवेन्यू 5% ग्रो किए हैं। 107 करोड़ वाला मुनाफा ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है। 23 रुपए का डिविडेंड भी दिया है इन्होंने, जिसमें एक 5 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है। तो 18 रुपए का डिविडेंड, 5 रुपए का स्पेशल डिविडेंड, 23 रुपए नेट डिविडेंड दिया, 5 गुना के आसपास मुनाफा बढ़ा है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है सर, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। इस स्टॉक में आप क्या राय देंगे सर? देखिए, जो हिसाब से नंबर्स आए वो हिसाब से तो ऑफकोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस मोमेंटम होनी चाहिए यहाँ से आगे की तरफ। मेजर सपोर्ट 6000 का है, अगर डिप्स मिलती है तो बाइंग मोमेंटम वापस हम शायद से वो लेवल्स या फिर 5800 के लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वापस हायर साइड पे 6400 6300 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ बीएससी को आप 6000 से 5800 की रेंज में खरीदें, राइट? जी हाँ, जी हाँ। ऊपर में 6400 का लेवल पहला टारगेट और दूसरा 6600। 6600 परफेक्ट है सर। तो ठीक है, मैंने नोट कर लिए सर लेवल्स, क्योंकि सर आप थोड़ा जल्दी बोल जाते हैं, मेरे को लगता है हमारे दर्शक भी थोड़ा नोट करने में थोड़ा आई थिंक कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो शायद जल्दी नोट कर पाएंगे। ये स्टॉक जैसे जितनी जल्दी आप बोल रहे हैं ना सर, उतनी जल्दी मूव भी करता है। इसका बीटा बहुत हाई है, बहुत स्विफ्टली मूव करता है। तो इसीलिए मैं खुद भी लिख के रख लेता हूँ, मुझे भी थोड़ा याद रखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने नोट कर लिया। और आपको नीचे बैंड्स पर हम चला के बता भी देंगे ताकि आप ध्यान रख सकें, क्योंकि होता क्या है ना सर, स्टॉप लॉस और जो टारगेट्स है ना लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करना इसीलिए नोट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप तो चार्ट्स पे जल्दी जल्दी देख के बोल देते हैं। हमारे लिए उसको रिस्पेक्ट करना और लोगों को भी इस चीज़ को फॉलो करना, इस चीज़ की हम आदत लगवा रहे हैं, ताकि लेवल्स को आप बहुत ध्यान से रखिए। एक तो आपकी जो एपेटाइट है, कितना मुनाफा आपको चाहिए वो भी होनी चाहिए, और रिस्क एपेटाइट भी पता होनी चाहिए, कितना जोखिम आप ले सकते हैं। तो स्टॉप लॉस का लेवल और कहां खरीदना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटीएम में क्या करना है सर? पेटीएम के नंबर्स अच्छे तो नहीं है, खराब है या नहीं ये तो चलो आज रिएक्शन में पता चल जाएगा, लेकिन बाजार पहले से रिएक्शन दे चुका है। कल 6% के आसपास गिर के स्टॉक बंद हुआ, घाटा इनका हल्का सा कम होता हुआ दिखा है। एक तबका, अगर मैं सही समझता हूं सर, तो बाजार का ये भी मान के चल रहा था कि शायद ये कंपनी इस बार मुनाफे में आ जाएगी, घाटे से ये कंपनी मुनाफा रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। रेवेन्यू भी 16% के आसपास ड्रॉप हुए हैं। अदर इनकम इनकी बढ़कर आई है, उसके बावजूद रेवेन्यूज आप देखेंगे तो इनके 16% के आसपास गिरे हैं, और मुनाफे में भी आप देखें लॉस का ही नंबर इन्होंने पोस्ट किया है, और एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है सर 522 करोड़ का। अब अगर इस चीज़ को हटा दें तो इनका लॉस काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ दिखा है। अब एक्सेप्शनल लॉस को बाजार कैसे ट्रीट करता है देखने वाली बात होगी। अगर इसको हटा दें तो लॉस में तो भारी मात्रा में कमी होती हुई दिखी है। आप चार्ट वाइज क्या देख रहे हैं सर इसके स्टॉक में? नंबर्स तो बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए, कल का दिन एक ऑफ कोर्स बेरिश मोड वाला दिन था, बट नीचे पे 795 का एक सपोर्ट है जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी आता है। तो 795 785 के बीच के एक लेवल्स हो सकते हैं जहां पे ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता हुआ चल सकता है, और 750 पे 200 डे मूविंग एवरेज है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें देखना है कि ये लेवल्स के आसपास पे स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। ओवरऑल देखा जाए तो ऑफकोर्स 900 को एक बार वापस टेस्ट करने के बाद ये स्टॉक ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। कल के दिन पे भी हमने कल अच्छी खासी ब्रेकडाउन देखी थी। तो आगे के मूव्स देखना इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। बाय ऑन डिप्स यहाँ पे अभी के लिए तो हमें लग नहीं रहा है, बट वेट एंड वॉच करेंगे। अगर कोई रिवर्सल्स दिखेंगे तो वो स्टॉक्स पे हम वापस मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब खरीदारी के लिए इंतजार करें, आप हाईलाइट कर रहे हैं, राइट? जी हाँ सर, जी हाँ। ठीक है, परफेक्ट है। तो आपको सपोर्ट लेवल्स मिल गए 795 750, जहां पे स्टॉक रुक सकता है, लेकिन नई खरीदारी करने के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। क्लियर सिग्नल्स फिलहाल चार्ट्स पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। सर आप एमजीएल के चार्ट देखिए, महानगर गैस के। मैं तब तक इसके नंबर्स बता देता हूं। मुनाफा इनका 12% बढ़ा है, नंबर्स अच्छे आए हैं। मुनाफे के फ्रंट पर भी आप देखें 252 करोड़ का जो मुनाफा आया, 210-211 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेशन था, 1785 करोड़ का रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था, 1885 करोड़ का
1865 करोड़ का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। कामकाजी मुनाफा भी इनका आप देखेंगे तो 20.5% ग्रो किया, 320 करोड़ रहने का अनुमान था, 378 करोड़ का नंबर आया। मार्जिन बाजार मान के चल रहा था कि 10 बेसिस पॉइंट ही बढ़ेंगे, 17.9% वाले 18% पर आएंगे, लेकिन मार्जिन आ गया 20.3% का। अभी आईजीएल में हमने पिछले कुछ दिनों में, याद होगा आपको, अच्छा मूव बनता हुआ देखा। जो प्राइस हाइक्स इन्होंने लिए हैं अपने मार्जिन्स को रिटेन करने के लिए, कुछ वैसा ही रिफ्लेक्शन आप देखिए एमजीएल के नंबर्स में मार्जिन्स के रूप में दिख भी रहा है। नंबर सर हर पैरामीटर पर अच्छे हैं, ये क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर नंबर आपके सामने है। एमजीएल के स्टॉक में रिएक्शन ऐसा ही आ सकता है आज क्या? ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस हुई है। कल की कैंडल ऑफ कोर्स थोड़ी वीक थी, मार्केट और आई थिंक ब्रॉडर मार्केट पूरा का पूरा नीचे था, इसलिए स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी थी। और एक अच्छे लेवल के आसपास में ये स्टॉक है जो 1376 के आसपास में बंद हुआ है कल के दिन पे। ये अच्छा सा एक नेकलाइन लेवल था, रेजिस्टेंस जोन था, जहां पे के ऊपर उसके क्लोज दिया हुआ है सेकंड कंसेक्यूटिव डे पे। तो अभी हमें देखना है कि एक बार ये वापस कल के हाई को जो 1481 1421 का लेवल है, 1421 के ऊपर निकलता है तो हम शायद से वापस रैली कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1450 और 1480 के लेवल्स के आसपास पे देखेंगे। 1480 पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी आता है, तो हमें ये भी देखना है कि ये वो लेवल्स के आसपास में फिर कैसे रिएक्ट करता है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो महानगर गैस नंबर्स हर पैरामीटर पर अच्छे आए हैं और इसका रिएक्शन भी हो सकता है कि आज ठीक रहे। पिरामल एंटरप्राइज सर, ये एक डिसअपॉइंटिंग नंबर है। ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई, 23.33 करोड़ रुपए का घाटा इन्होंने पोस्ट किया। इनकी जो शुद्ध ब्याज आय यानी कि एनआईआई, इसमें भी हमने देखा 6.5% का हमने इस बार फॉल देखा है। ग्रॉस एनपीए फ्लैट है ज़्यादातर, जैसा हमने बैंकिंग या एनबीएफसी स्पेस में देखा है, लेकिन दिक्कत की बात है इनके नेट एनपीए जो कि बढ़कर आए हैं। एक्सपेक्टेशन नहीं थी बढ़ने की, आई थिंक 1.5% के मुकाबले 1.9% का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है और उसके साथ साथ प्रॉफिट के मुकाबले इन्होंने जो घाटा पोस्ट कर दिया वो एक दिक्कत की बात है। पिरामल एंटरप्राइजेज सर, नंबर्स तो अच्छे नहीं है, इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? हाँ देखिए, ये कुछ टाइम से ऑलमोस्ट ये 2-3 हफ्ते से सॉरी 4-5 हफ्ते से ये अपना स्टॉक ये अपने 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के रेंज के अंदर चल रहा था। जो रेंज आती थी जो है 945 से लेके 1050 के बीच में। तो अगर हमें ब्रेकडाउन देखने मिलता है तो ऑफकोर्स ये स्टॉक थोड़ा बेरिश मोड पे कंटिन्यू हो सकता है। नीचे पे 900 और 880 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। आरती ड्रग सर, ये भी नंबर आया कल बाजार बंद होने के बाद। मुनाफा इनका 33% ग्रो किया है और इसमें आप देखेंगे जो रेवेन्यू है वो 9% के आसपास ग्रो किए। अबिडा अभी 9% के आसपास ग्रो किया है और मार्जिन फ्लैट रहे हैं इनके। हालांकि मुनाफा इनका 33% के आसपास ग्रो किया है, 63 करोड़ का नंबर है 47 करोड़ के मुकाबले। तो नंबर्स मार्जिन के फ्रंट पे तो आप देखेंगे तो फ्लैट है, लेकिन मुनाफा अच्छा ग्रो किया है। इनके चार्ट्स क्या बता रहे हैं सर? कुछ पॉजिटिविटी बन सकती है अगर कमजोर शुरुआत होती है बाजार के मूड माहौल को देखते हुए? देखिए, ये स्टॉक पे हम ज्यादातर हायर साइड के ऊपर निकलने के बाद बैठ लेंगे, तो वो 376 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तब उसके बाद ये स्टॉक का बॉटम फॉर्मेशन बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बस ज्यादा हो जाएंगे। तो 376 के ऊपर चला जाता है आरती ट्रक, फिर हम इसे बाइंग मोमेंटम में देख पाएंगे। चलिए, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये होगी बात इस स्टॉक की। आई थिंक हम कल का बाजार आपके लिए आज बताना भूल गए कि कल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। जल्दी से आपको बताता हूँ कल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन हुआ था। कल हमने देखा था कि सोमवार की जो बढ़त है उसे गवाकर बाजार कल बंद होता हुआ दिखा था। 24,350 पर के ऊपर हम फाइनली जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई थी उसमें हम ऊपर बंद होने में सफल रहे थे, लेकिन हायर लेवल से करीब 130 पॉइंट के आसपास का फॉल भी हमने देखा। निफ्टी 82 अंक गिरा, सेंसेक्स में 150 अंकों से ज़्यादा की गिरावट थी और बैंक निफ्टी की भी बात करें 650 अंकों का फॉल हमने यहाँ पे बनता हुआ दिखा। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 10% के आसपास लुढ़का था। निफ्टी के 34 शेयर लाल थे, आरआईएल, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, इनका ज़्यादा योगदान था। और गिरने वाले शेयरों की बात करें निफ्टी के लूजर्स की, अदानी एंटरप्राइजेज, जियो फाइनेंशियल, इटर्नल, ट्रेंट, एसबीआई लाइफ, ये गिरने में आ गए थे। और सहारा अगर आ रहा था या फिर जो निफ्टी के गेनर्स थे उसमें आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प, एयरटेल, एचयूएल, टाटा स्टील और एमएनएम, इनमें कल हमने काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। ऑटो को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम जो सेक्टर इंडेक्स थे कल के सेशन में हमने वहाँ पे गिरावट ही बनती हुई दिखी। और पीएसयू बैंक लीड कर रहा था, जैसे मैंने कहा बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर साइड डिसअपॉइंटिंग थे, 10% वो स्टॉक गिरा। 5% पीएसयू बैंक इंडेक्स कल के सेशन में गिरता हुआ दिखा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो रियल्टी, कैपिटल मार्केट, टूरिज्म, एनर्जी इंडेक्स, इनमें हमने गिरावट बनती
बनती हुई दिखी और एडवांस डिक्लाइन कल के सेशन में बहुत ही खराब था। केवल 545 शेयर ऐसे थे जो कि बढ़त के साथ बंद हुए थे और 2300 शेयरों में हमने कल के सेशन में गिरावट बनती हुई दिखी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स कल 2.25% की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। और जैसे मैंने कहा, बैंक ऑफ बड़ौदा ये कल का एक एक्सीडेंट था, 11% स्टॉक गिरा और इसी वजह से हमने पीएसयू बैंक इंडेक्स में 5% की गिरावट देखी, जो कि सबसे ज्यादा गिरने वाला कल का सेक्टर इंडेक्स था। सीसीएल प्रोडक्ट हालांकि कल का एक स्मार्ट मूवर था, नंबर्स के बाद 17% चढ़ा, 4 साल में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी इसने रिपोर्ट करी। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ओर से एक रेटिंग अपग्रेड आया था गोदरेज एग्रोवेट को लेकर, उन्हें बाय रेटिंग कर दी। उस वजह से कमजोर बाजार में भी स्टॉक 4% के आसपास उछलता हुआ दिखा। और कल एक लिस्टिंग भी हुई थी, 328 रुपए का आप देखें भाव था लिस्टिंग पर एथर एनर्जी का, और उसके बाद आप देखें 321 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 300 रुपए पर नीचे जाकर हमने देखा इस स्टॉक में जो क्लोजिंग है वो कल के सेशन में बनती हुई दिखी। आज अगर आप देखेंगे जो भारतीय बाजारों में शुरुआत है वो नेगेटिव टोन के साथ देखने को मिल सकती है। जिस तरह का मूड माहौल है, एक जो एयर स्ट्राइक हुई है भारत की ओर से आतंकी ठिकानों पर पीओके और पाकिस्तान में, उसका इम्पैक्ट जरूर आज इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो कल जरूर हमने एक बाजार में कमजोरी देखी थी, शायद बाजार इस चीज को फैक्टर इन करके चल ही रहा था, क्योंकि आज मॉक ड्रिल्स भी होने वाली है देश भर में। 1971 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। 244 जिलों में देश के जो मॉक ड्रिल्स है, सिक्योरिटी ड्रिल है, वो भारत में आज होने वाली। उससे पहले ही जो एयर स्ट्राइक है वो भारत की ओर से होती हुई दिखी है। तो ये तो बात होगी कल के बाजार की और नतीजों वाले शेयरों की। सर, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि खबरों के चलते फोकस में रहेंगे, उसमें येस बैंक है, उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का एक्सीडेंट था सर ये, और बैंक ऑफ बड़ौदा पे और पीएसयू बैंकों को लेकर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, अभी के लिए तो रिजल्ट के सिवाय भी कहीं ना कहीं हम बैंकिंग में वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो इंडिकेशन एसबीआई ने दे चुकी थी, जब एसबीआई ने अपने मेजर लेवल्स को ब्रेक डाउन किया था। 800 के नीचे एक बार 2 बार टेस्ट किया था, फिर कल के दिन पे 780 का लेवल था जो ब्रेक करते हुए 774 के आसपास में क्लोजिंग आई थी। तो कहीं ना कहीं बैंक प्राइवेट बोले कि पीएसयू बोले, कहीं ना कहीं उसमें पहले से सिग्नल्स तो आने स्टार्ट हो गए थे वीकनेस के, प्रॉफिट बुकिंग के। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ कोर्स रिजल्ट की वजह से सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, बट अब यहाँ पे मेजर लेवल्स इसका 210 का आता है, हमें वो भी देखना है कि ये कैसे चलता है। कल के दिन पे ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है, 200 डे को तो तोड़ ही चुका है ऑलरेडी, जो 237 के आसपास आता है। अभी 223 के आसपास पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज था। आज का दिन हमें ये देखना है कि फर्दर कैसे चलता है। 210 पे एक छोटा सा सपोर्ट है, हमें वो देखना है कि वो उसको रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, और फिर आगे के व्यूज हम उसके हिसाब से ले पाएंगे। ठीक है, 210 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। वहां पे रुकता नहीं रुकता है, एक बार सपोर्ट लेता नहीं लेता, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा की। जहाँ तक बात है येस बैंक को लेकर क्या व्यू है सर? कल हमने देखा खबर थी कि एसएमबीसी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ये 51% हिस्सा ले सकता है। और कल इनफैक्ट बाजार में सर न्यूज रिपोर्ट्स ऐसी भी थी कि इनको आरबीआई से 51% हिस्सा येस बैंक में खरीदने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, ऐसी खबरें थी। हालांकि पूरी तरह से इसका डिनायल आता हुआ देखा है बैंकिंग सोर्सेज की ओर से, और इनफैक्ट आरबीआई के पास ऐसी कोई अर्जी पहुंची नहीं है जिसमें इन्होंने कोई अर्जी डाली है कि वो येस बैंक में हिस्सा खरीदना चाहते हैं। तो पूरी तरह से डिनायल आया। कल भी हमने देखा कि स्टॉक हाई लेवल से करेक्ट होकर ही हाई लेवल से फिसल कर ही बंद होता हुआ दिखा था, क्योंकि 19 रुपए का लेवल एक बार इसने पार कर लिया था शुरुआती कारोबार में, लेकिन बाद में जो क्लोजिंग हुई वो हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के साथ हमने बनती हुई दिखी है। तो येस बैंक का जो कल का क्लोजिंग लेवल था वो था 17 रुपये 98 पैसे का, 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ ही बंद हुआ। इसके चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहे हैं सर येस बैंक के? कोई फ्रेश खरीदारी करने की राय दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? देखिए, कल के दिन पे ऑफ कोर्स ये कल अच्छा खासा मूवमेंट में था, बहुत सारे रिक्वेस्ट भी थे कि क्या करना चाहिए, बट यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस आता है 19.45 के आसपास पे। तो हमने यही सलाह दी थी कि जब तक वो लेवल्स के ऊपर ब्रेक नहीं होता है तब तक के लिए बाइंग मोमेंटम शायद से उतनी स्ट्रांग नहीं है। और वही चीज हमने यहाँ पे कल के दिन पे देखी भी कि ऑलमोस्ट 19.44 का कल का हाई था, 10 पैसे पहले ही ये स्टॉक खुलते में ही फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखना चालू हो गया, और फिर क्लैरिफिकेशंस आए तो हमने फर्दर इरोजन देखा, जो बढ़त हुई थी वो सारी ऑलमोस्ट इरोड हो गई थी। ठीक है, परफेक्ट है सर। एक स्टॉक है प्रेस्टीज एस्टेट्स, कल भी ये 4% गिरकर 1329 रुपए पे बंद हुआ। जो खबर आई है वो बहुत ही पॉजिटिव है, हो सकता है कि आज मूव इसमें पॉजिटिव साइड पे बनते हुए दिखे, लेकिन देखना ही होगा कि स्टार्टिंग में जो बाजार की गिरावट का इंपैक्ट है वो स्टॉक के ऊपर कैसा होता है, क्योंकि इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इंदिरापुरम में। एनसीआर में ये एरिया पड़ता है, प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम के नाम से ये
प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था, जिसको बेहद शानदार रिस्पांस मिला है। एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इसको इनफैक्ट लॉन्च हुए, पिछले हफ्ते हमने आपको बताया भी था इसके बारे में। और 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो बुकिंग्स हैं, जो बिक्री है, वो इन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट करी है। 1200 यूनिट ऑलरेडी इन्होंने बेच दिए हैं इस प्रोजेक्ट में से। तो 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो सेल्स के नंबर्स हैं वो इन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट किए हैं। आई थिंक मुझे अगर सही याद है तो 9,000 करोड़ रुपए की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू बताई जा रही थी इस प्रोजेक्ट की। तो एक हफ्ते के अंदर ही 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री अपने आप में बताता है कि किस तरह की डिमांड है और किस तरह का रिस्पांस इस प्रोजेक्ट को मिलता हुआ दिखा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में सर अगर कोई गिरावट के साथ शुरुआत होती है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने की राय देंगे आप? जी हाँ, 1260 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ है। अगर नीचे से फॉर्मेशन भी देखें कि अच्छी खासी एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनी है। रीसेंट जो हाई था 1330 के ऊपर भी एक बार ब्रेक करके अच्छे खासे कंसोलिडेट हुए थे कल के दिन पे। ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट के साथ साथ जैसे मैंने थोड़े हर एक स्टॉक्स में कल के दिन पे प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, यहाँ पे भी देखने मिली है। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी इसमें अच्छी रह सकती है। 1260 का एक अच्छा लेवल हो सकता है कि जहां पे हमें डिप मिले तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो करनी चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट आता है 1200 रुपए के आसपास पे। अच्छा, 1260 एक इमीडिएट है लेवल जहां पे सपोर्ट मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स यानी कि गिरावट पर खरीदारी की रणनीति आप अपना के चलें, ये शायद बेहतर रणनीति यहाँ पे हो सकती है। जीएमडीसी सर, इसके भी एक बार चार्ट्स देख लीजिए, यहाँ पे क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सिटी गोल्ड पाइप्स के साथ इन्होंने एक लंबी अवधि का सप्लाई एग्रीमेंट किया है। 40 साल के लिए 150 मिलियन टन लाइमस्टोन सप्लाई के लिए ये करार किया गया है। इनका कच्छ में एक माइन है, लखपत पुनराजपुर माइन है, जहां से ये 40 साल के लिए लाइमस्टोन की सप्लाई करते हुए दिखेंगे। जीएमडीसी को लेकर सर खबर तो अच्छी है, इसके चार्ट फॉर्मेशंस किस तरह के हैं? हाँ देखिए, ये स्टॉक ने ना अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद रिवर्स हुआ है, जो ऑलमोस्ट आता है 330 के आसपास पे। तो ऑफ कोर्स 2 दिन टेस्ट हुए थे, फिर वो लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाया और हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। कल की क्लोजिंग 296 के आसपास पे थी। अब इसका 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट आता है 275 के आसपास पे। तो हमें ये देखना है कि डिप्स पे वो लेवल्स के आसपास पे कोई रिवर्सल आती है कि नहीं। अगर रिवर्सल आती है तो हम शायद से वापस एक छोटी रैली देख पाए 300-330 के लेवल्स तक के लिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट। इस बीच आपको बता दें कि बाजार में गैप डाउन तो हो सकता है। 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ निफ्टी खुलने के इंडिकेशन दे रहा है 24,233 के आसपास, और 80,000 के नीचे 79,904 का लेवल है जहां पे सेंसेक्स खुल सकता है। निफ्टी में भले ही 0.6% यानी कि आधे % के आसपास की गिरावट के इंडिकेशंस हैं प्री ओपन के लेवल्स में, आपको बता रहा हूं, लेकिन सेंसेक्स ज़्यादा गिरने की टेंडेंसी यहां पे दिखा रहा है। 1% के आसपास के फॉल के साथ 80,000 के नीचे 79,900 का लेवल है, जो कि प्री ओपन में फिलहाल देखने को मिला है। एक बार बाजार सेटल हो जाए फिर इसकी बातचीत करते हैं, लेकिन आधे % के आसपास के कट्स आएंगे, ये तो लाजमी है। जो स्ट्राइक बैक हुआ है भारत की ओर से, एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, उसका एक नीजक रिएक्शन मार्केट्स में कम से कम आधे % के आसपास की गिरावट के साथ हो सकता है। ऐसा प्री ओपन में जो इंडिकेशंस हैं वो साफ तौर पे अभी दिखा रहे हैं। सर, एक स्टॉक है LIC का, इस पर भी आज फोकस करना होगा। सर, इनके चीफ इंचार्ज हैं और बोर्ड और सेक्रेटरियल कॉर्पोरेशन के हेड भी हैं ये बेला पॉल जी। इन्होंने वॉलंटरीली रिटायर होने का फैसला लिया है 6 मई से, यानी कि कल से ही ये फैसला लिया गया है। तो LIC के स्टॉक के फॉर्मेशंस किस तरह के हैं? खबर तो अच्छी नहीं नजर आ रही है। देखिए, ये स्टॉक कंसिडर बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर चल रहा है। 770 से लेके हायर साइड पर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 830 के आसपास के रेंज के अंदर चल रहा है। तो ये रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं होती तब तक के लिए मोमेंटम उतनी स्ट्रांग नहीं दिखेगी। चांसेस लग रहे हैं, हमें एक्सपेक्टेशंस भी थी परसों के दिन पे कि ये 830 के ऊपर निकल जाएगा इस बार तो, बट कल के दिन पे ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमने मुनाफा वसूली देखी, साथ ही साथ पे ये न्यूज है। तो हमें ये भी देखना है कि आगे मोमेंटम कैसी होती है और कौन अपॉइंट होता है सेम चीज के लिए, तो उसके ऊपर से हम आगे एक्सपेक्ट कर पाएंगे मोमेंटम। बट 830 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम हम कंटिन्यूड देख पाएंगे। मतलब खरीदारी करने के लिए 830 पार होने का इंतजार करें, तभी यहाँ पे कोई बुलिश मोमेंटम बनाए। जी हाँ, ठीक है, परफेक्ट है सर। इसके अलावा NLC इंडिया, लिवेनी लिग्नाइट के नाम से जिसे हम जानते हैं सर, इन्होंने भी एक MOU साइन किया है IREL इंडिया के साथ। ये जो MOU है इस कंपनी ने साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज तलाशने के लिए भारत में और इंटरनेशनल यानी कि देश के बाहर भी ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों कंपनियों के बीच में साइन किया गया है। NLC इंडिया के लिए खबर तो अच्छी है सर, वैसे भी पावर सेक्टर को बिलोंग करता है, एक सनराइज सेक्टर है,
इसके चार्ट फॉर्मेशंस क्या बता रहे हैं? अगर पावर सेक्टर में किसी को रहना ही है पीएसयू स्पेस में, तो क्या ये बेस्ट हो सकता है या कोई और नाम जो कि आपके जहन में हो? एक सेकेंड, देखिए अभी के लिए ऑफ कोर्स मोमेंटम तो यहाँ पे देखा जाए तो, एक सेकेंड, यहाँ पे मोमेंटम के हिसाब से देखा जाए तो 400 थोड़े वीक है। हमें ये देखना है कि ये 200 का जो मेजर सपोर्ट है उसको सस्टेन करता है कि नहीं। अभी के लिए 217 के लेवल से जो एक्सपेक्टेड ओपनिंग्स आ रही है यहाँ पे, तो 200 का मेजर लेवल रहेगा। 200 के लेवल से हमें आगे देखना है कि ये स्टॉक कैसे मूवमेंट करता है। तो 200 पर आप कह रहे हैं कि सपोर्ट है एनएलसी इंडिया के लिए, क्या वहां पे खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं वहां पे क्या? सर देखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बहुत बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है। अब अच्छा। ये कंसोलिडेशन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन फेज ना दिखे, इसलिए हमें थोड़ी वेट एंड वॉच करनी पड़ेगी। तो थोड़ा 200 के आसपास से कैसे मूवमेंट करता है थोड़े दिन के लिए, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 200 के आसपास अगर रुकता है, होल्ड करता है, उस लेवल को बचा लेता है, तो 1-2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद अगर सस्टेन करे तो फिर आप खरीदारी करें? जी हाँ, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये बात होगी एनएलसी इंडिया की, जिसके लिए 200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को अगर बचा पाता है, होल्ड कर पाता है अगले 2-3 दिन में, तो आप यहाँ पे ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के मूवर्स की अगर हम बात करें सर, तो कल हमने देखा कि एसबीआई में भी हमने गिरावट बनती हुई दिखी। लगातार दूसरा दिन था नतीजों के बाद जब इस पर प्रेशर बनता हुआ दिखा। बैंक ऑफ बड़ौदा तो वीक था ही था, एसबीआई भी कमज़ोर होता हुआ दिखा था, जिस वजह से निफ्टी बैंक पे हमने ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखा था। तो निफ्टी बैंक पे आज भी हम देख रहे हैं कि गिरावट जो है वो करीब करीब 250 अंकों के आसपास की हो सकती है। शुरुआती कारोबार में ही 146 पॉइंट नीचे आप देखेंगे तो आपको निफ्टी भी सेटल होता हुआ दिखा है। 692 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स खुल सकता है। अब इतनी गिरावट तो हो जाएगी सर, मान लीजिए जहां पे प्री ओपन में लेवल दिख रहे हैं वहीं पे हम खुल भी जाते हैं 24,350 के नीचे, फिर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? 80,000 के नीचे सेंसेक्स खुल गया तो? एक सेकेंड, देखिए 80,000 के नीचे ऑफकोर्स खुलता है तो शायद से हम वापस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो देखेंगे। थोड़े दिन से मोमेंटम तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं थोड़ी एक सेक्टर इंडेक्स ने प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल्स दिए थे, कल निफ्टी ने दिए, सेंसेक्स ने भी दिए। तो अभी हमें देखना है कि यहाँ से आगे कैसे मूव करता है। अगर 80,000 के नीचे गए तो हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और देख सकते हैं। 79,130 के आसपास पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है जो मेजर सपोर्ट चल सकता है। अच्छा, वहां पे मतलब एक बार रुक सकता है सर? चांसेस है सर, वो लेवल्स को ड्यूरिंग द रैली भी रिस्पेक्ट टू हुआ था, फिर बीच में जब 1-2 दिन की फॉल आई थी तो उस दिन पे भी 25 अप्रैल वाले दिन पे भी ये कहीं ना कहीं वो दिन पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर डाउन देने के बाद वापस पुल बैक आया था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो ये लेवल को मेजर सपोर्ट लेके चलते हैं कि 79,130 के आसपास पे आता है तो वहां से कुछ रिवर्सल्स बनती है कि नहीं। आई थिंक आपने निफ्टी पर भी 24,050 इसीलिए बोला क्योंकि वहीं पर 200 डीएमए प्लेस्ड है, राइट? जी हाँ सर, तो 24,050 पे 200 डे मूविंग एवरेज। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। 24,050 पे ही, 24,050 पे ही 200 डीएमए प्लेस्ड है, तो वहाँ पे हो सकता है कि बाजार एक बार रुकता हुआ दिखे, थमता हुआ दिखे, क्योंकि 24,200 आपने पहला लेवल बताया था। हालांकि उसके नीचे तो हम नहीं खुल रहे हैं, लेकिन वो लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर उसके बाद 150 पॉइंट की और गिरावट के चांसेस खुल जाते हैं। 24,050 के आसपास तक के जो लेवल्स हैं वो हम देख सकते हैं कि बाजार में गिरावट के रूप में देख सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि आईटी इंडेक्स 1% की कमजोरी के साथ खुल सकता है। कल 2.25% की गिरावट के साथ मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुए थे। आज भी आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ खुलने के जो इंडिकेशंस हैं वो प्री ओपन में ही इंडिकेट कर रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स पे प्रेशर आज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ नतीजे हैं जो कि अच्छे आए हैं बाजार बंद होने के बाद, कुछ खबरें भी आई हैं, उनका इम्पैक्ट कैसे होता है, क्योंकि आज बाजार में ओवरऑल एक निजक का रिएक्शन नीचे की ओर गैप डाउन ओपनिंग के जो संकेत हैं वो साफ तौर पे देखने को मिल भी रहे हैं। सर, कल का एक स्मार्ट परफॉर्मर था सीसीएल प्रोडक्ट्स, इसको लेकर एक बार व्यू दे दीजिए। कल नंबर्स का इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिखा था। कोई गिरावट अगर होती है बाजार के साथ साथ तो क्या खरीदारी करने का मौका होगा या फिर मुनाफा वसूली करें? देखिए आज के दिन पे तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी हम थोड़ी डिप दे पाएंगे, बट मेजर सपोर्ट जो गैप अप के साथ निकला था वो 650 के आसपास में आता है। तो 650 का एक लेवल रहेगा सीसीएल प्रोडक्ट्स पे, वो लेवल सस्टेन करता है और रिवर्सल्स आती है तो वापस हम शायद से बाइंग मोमेंटम देखेंगे। कल ये स्टॉक में
एवरेज वॉल्यूम से भी ज्यादा अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम हमने देखने मिली थी यहाँ पे। तो 650 का लेवल्स देखेंगे, 650 के लेवल्स को अगर ब्रीच नहीं करता है नीचे पे और रिवर्सल्स आती है तो हम यहाँ पे बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो 107 पॉइंट नीचे निफ्टी में हमने देखा है शुरुआत हुई है, 24,272 का लेवल है। 370 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स में 80,263 ये लेवल पर स्टार्टिंग हुई है और 150 पॉइंट की गिरावट लेकर बैंक निफ्टी में भी शुरुआत हुई 54,119 के आसपास। तो लेवल्स जो हम देख रहे हैं वो बाजार में उतने भयानक या उतने खराब नहीं है जैसा हमने गिफ्ट निफ्टी की ओर से इंडिकेशंस देखे थे या फिर जो प्री ओपन में हमने लेवल्स देखे थे। देखिए बाजार में नीजक रिएक्शन के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद आप देखिए लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिली। तो बाजार को शायद इस चीज़ की पहले से ही भनक थी, हर कोई मान के चल ही रहा था कि ऐसा कुछ होना तो है ही, लेकिन क्या ये फुल फ्लेजेड वॉर के रूप में तब्दील होगा या नहीं होगा इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी अभी नहीं है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि अभी भी बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी तो हुई है लेकिन अभी भी बाजार आप देखेंगे तो आपको लाल निशान के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखेगा। आप बाजार इस चीज़ को ये देखता है कि ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद भारत की ओर से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान की ओर से जब मूव आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार का जो मूड माहौल है वो यही है कि ये टारगेटेड था, कैलिब्रेटेड मूव था इंडिया की ओर से, सोचा समझा सूझबूझकर ये जो फैसला लिया गया है, 15 दिन वेट करने के बाद फैसला लिया गया है, तो इसलिए ये वॉर जैसी स्थिति बन जाएगी। और इनफैक्ट इंडिया ने इंडिकेट किया भी है इस चीज़ को लेकर कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, यानी कि हम ये नहीं चाहते कि ये फुल फ्लेजेड वॉर के रूप में बदल जाए। हमारा एक टारगेट था आतंकी हमले, आतंकी ठिकाने जो थे उनको टारगेट करना था और कुछ वैसा ही रुझान हमने देखा भी है। और देखिए बाजार कमजोर खुलने के बाद नीचे से लो लेवल से रिकवरी भी दिखा रहा है। सर आपका रिएक्शन, बैंक निफ्टी तो ऊपर आ भी चुका है, 250 पॉइंट के गेंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए जो एक्सपेक्टेशन था वही था, 53,919 का लो है, 900 के आसपास पे थी कि ये लेवल्स पे आए। फिर अभी हमें देखना है कि आगे के मोमेंटम कैसे आएंगे। अभी भी अगर 54,750 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो शायद से और तेजी हम देख पाएंगे यहाँ पे। 54 तो अभी देखना है कि लास्ट नेक्स्ट आधा घंटा कैसा रहता है पहले, फिर कि ड्यूरिंग द डे में फिर कैसे लेवल्स चलते हैं कि मोमेंटम्स के साथ कैसे चलती है। परफेक्ट है सर। तो इस बीच आपको बता दें कि प्रेस्टीज एस्टेट्स, जैसे हमने आपको बताया भी था, खबर पॉजिटिव है। स्टॉक देखिए हरे निशान में आ भी चुका है, 1332 का लेवल है और 1325 तक ही गिरा था। अच्छी खबर थी और स्टॉक देखिए रेजिलिएंट रहता हुआ दिखा है। अब नंबर्स की बात करें, जहाँ पे रिएक्शन आता हुआ दिखा है रिजल्ट्स का, उसमें देखिए बीएसई जहाँ पे मुनाफा 4 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। स्टॉक में आप देखिए मूव काफ़ी शार्प देखने को मिला है, 6.25% का आप मूव इस स्टॉक में आज के सेशन में बनता हुआ दिख रहा है। गोदरेज कंज्यूमर यानी कि जीसीपीएल, ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है स्टॉक, लेकिन फिर भी 1.5% के आसपास ही कमजोरी के साथ खुला है। एक और रिएक्शन जो हमें देखने को मिलेगा आज रिजल्ट्स के रूप में वो है एचपीसीएल का। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो स्टॉक है वो करीब 1/4% के आसपास ही गिरावट इंडिकेट कर रहा है। जैसे मैंने कहा पहले भी हमने देखा है कि आईओसी बीपीसीएल के नंबर्स में ऑलरेडी ये चीज़ फैक्टर इन हो भी चुकी है और कल के सेशन में हमें नरेंद्र जैसे बता भी रहे थे कि क्रूड उछलता हुआ दिखा है, कुछ डिमांड सर्ज हुआ है, उसका इंपैक्ट हमने पॉजिटिव साइड पे क्रूड पे देखा है और उसी वजह से ओएमसीज में थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर जो है वो लाल निशान में आज के सेशन में बनता हुआ दिख रहा है। पेटीएम का स्टॉक कल 6% गिरा था नंबर्स आने से पहले, लेकिन आज देखिए 4% के आसपास की मजबूती के साथ शुरुआत हुई। 848 का लेवल है, तो बाजार ने शायद इस चीज़ को फैक्टर इन किया है कि जो एक्सेप्शनल लॉस है अगर उसको हटा दिया जाए तो फिर नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। घाटा इनका काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखा है, 550 करोड़ वाला घाटा फिर आई थिंक 22 करोड़ रुपए के आसपास बचता, जो कि काफ़ी अच्छा कहना चाहिए नंबर्स के लिहाज से। एमजीएल में भी नंबर्स हर पैरामीटर पर अच्छे हैं और उसका रिएक्शन आप देखेंगे आज के सेशन में तो आपको फ्लैट टू नेगेटिव नजर आएगा। हालांकि आईजीएल में जरूर हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। पिरामल एंटरप्राइजेस, इसके नंबर्स आए, मुनाफे से ही कंपनी घाटे में है लेकिन फिर भी 3% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली। और आरती ड्रग्स, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि स्टॉक कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इनके भी नंबर्स काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि आप ठीक ठाक थे और नंबर्स में आप देखिए नंबर्स के बाद 6% का जंप आरती ड्रग्स के स्टॉक में देखने को मिला। सर इसका चार्ट देखिए आप एक बार आरती ड्रग्स का, फिर येस बैंक की बात करेंगे। नंबर्स के बाद रिएक्शन पॉजिटिव साइड पे बन रहा है, इसका अपमूव और कंटिन्यू हो सकता है क्या? देखिए जो हिसाब से गैप अप मूव हुआ है वो हिसाब से तो अच्छा लग रहा है। मैंने जैसे बोला कि 376 के ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स तेजी की कंफर्मेशन आएगी अच्छी खासी। एक इनवर्स एचएनएस पैटर्न जो बन रही है उसका ब्रेकआउट लेवल भी बनेगा। अभी के लिए ये पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आई है बट ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन देखने मिल सकते हैं, तो ऑफकोर्स ये स्टॉक को हम बाइंग मोमेंटम में फिर कंसिडर कर पाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है। येस बैंक को भी देख लीजिए। येस बैंक में जैसे हमने आपको बताया अभी कल ऐसी खबर थी कि सुमिटोमो ने 51% हिस्सा खरीदने के लिए अप्रूवल डाला है, आरबीआई के पास उनको मिल भी चुका है, लेकिन बैंकिंग सोर्सेज बता रहे हैं कि कोई अप्रूवल नहीं आया। इनफैक्ट कोई अर्जी ही नहीं पहुंची है कोई इस तरह की कि इनको 51% स्टेक खरीदना है। तो स्टॉक आधा % ऊपर है सर, इनफैक्ट आप 0.25% की मजबूती हो चुकी है, 18 रुपये के आसपास। येस बैंक में क्या करना चाहिए?
येस बैंक पे हम थोड़ा वेट करेंगे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो है ऑफ कोर्स, बट 18.55 के ऊपर निकलता है तो वापस ₹1 की बढ़त तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस। 19.50 पे मेजर रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द लॉन्ग टर्म लॉन्ग मूव। चलिए ठीक है सर। मैं ना सर डिफेंस स्टॉक्स पर बातचीत करना चाह रहा था बाजार खुलने से पहले भी। कमजोर खुले थे हल्के हल्के, लेकिन अब आप देखिए तो पॉजिटिविटी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला, जैसा हमने बीच में 2 दिन काफ़ी शार्प मूव्स बनते हुए देखे थे जब थोड़ी सी टेंशन बढ़ती हुई दिखी थी। आज हम देख रहे हैं कि मूव बनना शुरू हुआ है। अब जब बाजार थोड़ा सा लो लेवल से रिकवर हुआ, मज़गांव डॉक इस पूरी पैक को लीड कर रहा है 2% के आसपास के गेंस के साथ। ये जो स्ट्राइक हुई है इसके चलते कोई ऐसा डिफेंस स्टॉक्स जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा फोकस में रह सकता है, यहाँ पे तेजी बढ़ सकती है चार्ट वाइज फॉर्मेशन वाइज, जो कि सबसे सॉलिड हो? हाँ देखिए, एचएल पे अभी भी एक्सपेक्टेशंस है कि अगर 4625 निकाल देता है तो हम फर्दर बाइंग का मूव यहाँ पे देख पाएंगे 4800 के लिए। तो मेजरली एक्सपेक्टेशंस एचएल में है। मजगांव की अगर बात करें तो मैचडॉक में भी सिमिलर मोमेंटम्स है, चार्ट पैटर्न्स बन रही है। तो यहाँ पे मेजर लेवल आता है 3150 का। 3150 के ऊपर निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी के लिए भी अगर देखा जाए तो आज का ओपन लो सेम है और ये सपोर्ट से रिवर्स हुआ है जो 2937 के लोस के आसपास पे बना हुआ है। तो ये हिसाब से तो ऑफकोर्स 2930 के लेवल से आज का आई थिंक ओपन लो थोड़ा ही ज्यादा दूर नहीं है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। ₹8 ₹5-7 का फर्क है, बट अब यहाँ पे बाइंग मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो आप कह तो रहे अगर हैं डिप कि मिलती है इंट्राडे में तो 2930 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखा जा सकता है। 2930 का स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि सर मज़गांव डॉक में 3150 पार होने पर आप खरीदारी करें, और यही लेवल एचएएल में बनता है 4625 का। जी हाँ। ठीक है, 4625 पार हुआ तो फिर 4800 तक के जो रूम है वो खुल जाएंगे एचएएल के लिए, और 3150 के ऊपर आप मज़गांव डॉक में खरीदारी करते हैं तो क्लोजिंग बेसिस पर ₹2930 का स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाइएगा। ये लेवल आप ज़रूर नोट कर लीजिए, आपको नीचे बैंड्स पर चलते हुए मिल भी जाएंगे। लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएमडीसी में भी रिएक्शन देखना होगा सर। इन्होंने एक जो लॉन्ग टर्म करार किया है जो हमने डिस्कस किया भी था, उसका रिएक्शन अगर आप देखेंगे आज के सेशन में तो वो आपको दिखेगा पॉजिटिव साइड में। हालांकि ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जरूर है सर 291 का लो बनाने के बाद 296 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जीएमडीसी पे सर जिस तरह का ओपनिंग पर हमने मूव देखा है, इसमें खरीदारी करने की राय देंगे आप? जी नहीं सर, हम अभी भी वेट एंड वॉच करेंगे। इसका सपोर्ट जो, क्योंकि एक तो लोअर एंड पे खुला है, भले पॉजिटिव है, कल के लो कल का इंपॉर्टेंट था जब डे लो के यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो हमें ये भी देखना है कि आज के दिन पे रिएक्शन फर्दर डे के लिए कैसे रहता है। डिप्स पे ऑफ कोर्स 275 का मेजर सपोर्ट है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था। तो वो लेवल्स के आसपास एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन सकता है फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते हैं, देखते हैं आगे कैसे मूव होता है। अगर तो भी यहाँ से ही स्टॉक मूव होता है और हायर साइड पे 300 के ऊपर निकलता है तो फिर 300 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी एक छोटी बन सकती है। स्टॉप लॉस जो रिसेंट लो बना है आज का वो लेके चल सकते हैं हम। चलिए, इस बीच आपको बता दें कि जो इंडिया यूके एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसका इंपैक्ट आप देखिए कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स पर साफ तौर पे दिख रहा है। केपीआर मिल 6% से ज़्यादा मजबूत है। वेल्सपन इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि 6% के आसपास की तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो कुछ टेक्सटाइल हुए, कुछ लेदर स्टॉक्स हुए, फुटवेयर स्टॉक्स हुए, इनमें इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सर केपीआर और वेल्सपन इंडिया के चार्ट्स आप देखिए, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच आपको बता दूं बीएससी यहाँ पे नंबर्स का रिएक्शन 6% ऊपर है। पेटीएम में भी 4.5% का अपमूव है। रेडिको खैतान में भी 3% का अपमूव देखने को मिला है। 3.5% के गेंस के साथ पिरामल एंटरप्राइजेस, हालांकि ये कंपनी घाटे में आ गई मुनाफे से, 3.5% ऊपर ये भी स्टॉक है। सीजी पावर, कल नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद कल स्टॉक 6% के आसपास गिरा था, लेकिन आज आप देखिए 4% के आसपास की मजबूती स्टॉक में बनती हुई दिख रही है। चंबल फर्टिलाइजर, हाल में इसने अपना 700 का लेवल भी पार किया था। आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है 4% के आसपास की। आधार हाउसिंग नीचे है 3.5%, 3% की कमजोरी के साथ सुवेन फार्मा में ओपनिंग हुई है। जेबी मोटो 3.25% नीचे है, 3% नीचे स्विगी भी है। परसों काफी अच्छा मूव इसमें बनता हुआ दिखा था, आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में 3% की गिरावट है, और सीसीएल प्रोडक्ट्स कल 17% का मूव था, उसके बाद 3.25% ये नीचे खुलता हुआ दिखा है। सर टेक्सटाइल स्पेस में 2 नाम मैंने आपसे जो रेफर किए हैं सर, केपीआर मिल और वेल्सपन इंडिया, इनके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? देखिए केपीआई में तो भी अच्छा खासा बुलिश मोड पे हमें लग रहा है। 1100 के ऊपर निकलता है तो हम ज्यादा फर्दर मोमेंटम देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने में मिल सकते हैं। और वेल्सपन इंडिया की अगर बात करें तो एक सेकंड में देख लेता हूँ।
यहाँ पे एक रीसेंट जो हाईस बना था 135 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे वापस मोमेंटम देख पाएंगे 147 और 156 तक के। तो ये दोनों लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि मोमेंटम में हमें आगे देखने मिले। चलिए सर, एक हैरानी वाली बात आपको बताता हूं कि बैंक निफ्टी में आपको मूव दिख रहे हैं 297 पॉइंट्स के आसपास की गेंद से 250 पॉइंट के आसपास की बढ़त अभी भी बची हुई है। अच्छी या चौंकाने वाली बात यह है कि 12 स्टॉक्स हैं सर बैंक निफ्टी में और 12 के 12 हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें हम लाल निशान के साथ ट्रेड देख रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स के बाद पूरा पीएसयू खेमा, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स इनफैक्ट 5% लुढ़क के बंद हुआ था। लेकिन आज आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में जो आप करीब 300 पॉइंट के आसपास की गेंस देख रहे हैं उसमें सारे के सारे 12 स्टॉक्स आपको हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ऊपर एचडीएफसी बैंक जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, ½ ये ऊपर है, ½ ये एसबीआई, ½ आईसीआईसीआई बैंक, 1% इंडसइंड बैंक और 2% की मजबूती के साथ पीएनबी में हम देख रहे हैं कि आज के सेशन में मूव दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक में सर ये क्या मान के चले जो आज का एक रेजिलिएंट मूव दिख रहा है, क्या ये समझना सही होगा कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है? आई थिंक 1980 1990 के आसपास के हाई थे इसके। यस 1978 का हाई था 0.90 का। तो ऑफ कोर्स हमने ये स्टॉक पहले भी कवर किया था, हमें लग रहा था कि बाइंग मोमेंटम में कंटिन्यू रह सकता है। आज के दिन पे भी है। ऑफ कोर्स इमीडिएट जो परसों के दिन पे एक टॉप बनाया था 1952 का, वो निकलेगा तो हम फर्दर यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कंटिन्यूड देख पाएंगे। ठीक है, ओके। 9:30 बजे के आसपास सर हम उमूमन हॉट स्टॉक्स की बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दर्शकों के सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं सुपर चैट्स में, उनको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम हॉट स्टॉक्स की ओर बढ़ेंगे। सर 2 सवाल लेना चाह रहा हूं। एक तो है अली भाई का जिन्होंने 40 रुपये का समर्थन भेजा। ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास एटीजी यानी कि अदानी टोटल गैस 1000 शेयर हैं 634 रुपये पर, इसका टारगेट क्या होगा सर? मेरे पास 6 महीने का समय है। देखिए इस पे मेजर सपोर्ट 600 रुपए के आसपास पे आता है। अगर रिसेंट हाईज जो परसों के दिन पे बने थे 685 के यहाँ से ऊपर निकलता है तो 700 740 के लेवल्स हम हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इमीडिएट लेवल पे तो यही लेवल्स जो है हमें जो दिख रहे हैं, मोमेंटम हमें देखने हैं कि ये कंटिन्यूड रहते कि नहीं। हमने उस दिन भी डिस्कस यही किया हुआ था कि थोड़े दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर यहाँ पे स्टॉक का रिएक्शन कैसे आता है, बाइंग मोमेंटम कंटिन्यूड रहते कि नहीं, वो मेजर इंपॉर्टेंस होएगा हर एक अदानी स्टॉक। तो हमें ये देखना है कि ये लेवल्स कैसे आगे चलते हैं और वो हिसाब से हमें मूवमेंट एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओके। साई प्रवीण जी कह रहे हैं सर कि सर एनी फार्मा स्टॉक टू ऐड एट करंट लेवल्स, और डॉक्टर रेड्डीज पे आपका व्यू दे दीजिए। कल हमने कुछ फार्मा स्टॉक्स में गिरावट बनती हुई दिखी थी। ट्रम्प साहब की ओर से बयान आया था कि घरेलू दवा उत्पादन वो यूएस में बढ़ाना चाहते हैं, तो भारत से जिन कंपनियों का एक्सपोर्ट होता है उनके ऊपर हमने रिएक्शन नेगेटिव साइड पे बनता हुआ दिखा था। ये कह रहे हैं कोई ऐसा फार्मा स्टॉक जिसको फिलहाल ऐड किया जा सकता हो? देखिए इसमें डॉक्टर रेड्डी की अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो ऑफकोर्स 1140 के 38 के आसपास पे सपोर्ट है यहाँ पे। आज के दिन पे वो लेवल्स के आस कल भी ब्रेक करने का ट्राई किया था बट रिकवरी अच्छी देखने मिली थी। आज भी पॉजिटिव मूड में है। कल का हाई निकलता है तो यहाँ पे फर्दर कंफर्मेशन मिल सकता है। 1175 कल का हाई था, वो निकलता है तो ऑफकोर्स डॉक्टर रेड्डी बाइंग मोमेंटम में कंटिन्यूड रह सकता है। बाकी थोड़े फार्मा स्टॉक्स है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट अभी तक वहां पे कंफर्मेशन नहीं आई। कल के दिन पे तो अच्छी खासी मोमेंटम थी, थोड़ी प्रेशर में थी, इसलिए हमने थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखा है। बट लुपिन रहेगा 2100 के ऊपर अगर निकलता है तो फार्मा में ये लुपिन ब्रेकआउट लेवल्स पे आएगा। 2200 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट 2100 के ऊपर निकलना इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है सर। एक हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल मैं देख रहा था डीएलएफ को लेकर है। रविकांत गुप्ता जी का सवाल है, कह रहे हैं कि डीएलएफ में क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखे सर? आई थिंक ये फ्रेश ऐड करना चाहते हैं। डीएलएफ जब तक 700 के ऊपर ब्रेक नहीं देता तब तक के लिए हम इसे बाय मोड में नहीं देखेंगे। 700 के ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग आएगा तो हम यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देख पाएंगे 730 750 के लिए। ठीक है, ओके। एक सवाल और ले रहा हूँ सर, मैं फिर हॉट स्टॉक्स की ओर बढ़ूंगा। ये सवाल है अवधेश कुमार जी का। ये मैं फेडरल बैंक का ही सवाल देख रहा था। कह रहे हैं कि 191 रुपये पर मेरे पास 100 शेयर हैं, क्या करें? स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा इसमें फेडरल बैंक में? देखिए फेडरल बैंक अच्छे खासा प्रॉफिट बुकिंग पे हमने देखा था। 180 पे मेजर सपोर्ट है यहाँ पे। 195 के ऊपर वापस निकलता है तो हम शायद से एक पुल बैक रैली देख सकते हैं 210 220 के लिए। ओके, परफेक्ट है, ठीक है सर। इस बीच आपको बता दें कि बाजार
अब ये जो पूरा मामला बना है, एयर स्ट्राइक हुई है, उससे उभरने की कोशिश कर रहा है और उसमें सफल भी होता हुआ दिख रहा है। 45 पॉइंट के गेंस हैं, 24,400 के ऊपर आपको निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा और 150 पॉइंट के आसपास की मजबूती सेंसेक्स में है। और बैंक निफ्टी ये लीड कर रहा है आज के सेशन में, क्योंकि जैसे मैंने कहा सारे स्टॉक्स ही आज पॉजिटिव साइड पे हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला HDFC बैंक मूव कर रहा है, तो निफ्टी बैंक में आधे % से ज़्यादा की मजबूती है। 325 अंकों से ज़्यादा की गेंस के साथ 54,600 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल देखने को मिले। सर, आपने 54,750 का लेवल बताया था जिसके ऊपर तेजी बढ़ेगी। जी हाँ सर, तो 100 पॉइंट दूर है। अगर उसके ऊपर आता है तो हम फर्दर शॉर्ट कवरिंग मूव भी देख पाएंगे बैंक निफ्टीज में। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मोमेंटम थोड़ी स्ट्रॉन्ग हमें लग रही है। 750 की थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो निकल जाता है तो हम ऑफ कोर्स वापस 55,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। चलिए ठीक है, तो बाजार में आप देखिए 60 पॉइंट की बढ़त है, ऑलमोस्ट 24,450 के आसपास निफ्टी अप ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 80,800 का लेवल आपको सेंसेक्स में 150 पॉइंट की मजबूती के साथ कारोबार यहां पर भी होता हुआ दिखेगा। आईटी इंडेक्स में हल्की सी गिरावट है और अच्छी बात यह है कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी आप देखेंगे जो पार्टिसिपेशन है वो पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है। 1% ऊपर आपको मिड कैप इंडेक्स नजर आएगा और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की जहां तक बात है तो 1.25% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो बैंक्स लाइमलाइट में है और आज हमारा हॉट स्टॉक्स में जो डिस्कशन है वो भी बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर ही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ, हॉट स्टॉक्स। बैंकों में खास तौर पे आज हमारा फोकस है पीएसयू बैंक्स, यानी कि सरकारी बैंक्स जो हैं उनमें आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स तो हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाइस के आसपास हैं। जो 3 टॉप बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, ये सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाइस के आसपास है। लेकिन पीएसयू बैंक इंडेक्स आप देखें, जैसे मैंने कहा भी, कल 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा कल का एक्सीडेंट था, कल इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद 11% की गिरावट लेकर ये स्टॉक बंद हुआ। बाकी तमाम जो पीएसयू स्टॉक्स हैं, चाहे वो इंडियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक हो, इनमें भी हमने जबरदस्त गिरावट बनती हुई देखी। और ज्यादातर पीएसयू बैंकों के नंबर जो भी अभी तक आए हैं उसमें दिक्कत कहां रही है, एक तो एनआईआई यानी कि जो इनकी शुद्ध ब्याज आय है, दूसरा मार्जिन और तीसरा स्लिपेजेस। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो कि ज्यादातर बैंकों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखा है। तो 12 में से 8 पीएसयू बैंक इंडेक्स के अगर आप शेयर देखेंगे, क्योंकि 12 स्टॉक्स इस इंडेक्स में भी हैं, उसमें से कुछ 4 ऐसे शेयर हैं, 8 ऐसे शेयर हैं जो कि आपको सस्ते वैल्यूएशन पर दिखेंगे और जो बाकी स्टॉक्स हैं वो आपको फिलहाल महंगे नजर आएंगे। तो उस लिहाज से देखें, पहले अगर आप महंगे वैल्यूएशन वाले बैंकों की बात करें, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पर बैंकों को जज किया जाता है या फिर वैल्यू किया जाता है। तो जो 4 बैंक्स महंगे नजर आ रहे हैं बैंक इंडेक्स के मुकाबले, जो प्राइस टू बुक वैल्यू बैंक इंडेक्स का है, पीएसयू बैंक इंडेक्स का, वो 1.27 टाइम्स है। उसके मुकाबले आप देखेंगे तो आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके वैल्यूएशंस अपने इंडेक्स के मुकाबले आपको ज्यादा नजर आएंगे। सबसे महंगा आपको आईओबी ही नजर आएगा। सर, ये जो 4 बैंक्स हैं, आईओबी, पीएसबी, एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये अपने इंडेक्स से महंगे नजर आ रहे हैं। चार्ट्स पे भी यही दिख रहा है। अगर किसी को पीएसयू बैंकों में रहना ही है तो क्या ये जो महंगे हैं लेकिन चार्ट बेहतर है, आप रणनीति देंगे इनमें खरीदारी करने की या फिर दूर रहें, क्योंकि वैल्यूएशन तो बता रहे हैं कि इन स्टॉक्स के वैल्यूएशन इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा हैं। देखिए ऑफ कोर्स यहाँ पे एक हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा कि बैंक फंडामेंटल साइड से और टेक्निकल साइड से, बट तो भी अगर पिक करना हुआ तो ऑफ कोर्स एसबीआई ज्यादा मूड में रहेगा कि अगर डिप्स में मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। करंट लेवल्स के ऊपर भी अगर निकलता है थोड़ा तो वापस हम यहाँ से पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े टारगेट्स ऑफ कोर्स हम ज्यादा नहीं लेते, छोटे छोटे टारगेट्स के साथ रीआइटरेट करके चेंज टारगेट अपडेट करते जाते हैं। बट ऑफकोर्स मोमेंटम में एसबीआई मेजर पिक रहेगा हमारे साइड से भी कि अगर मिलता है डिप्स में मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी मिल सकती है। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये बात होगी उन पीएसयू बैंकों की जो कि इंडेक्स के मुकाबले आपको फिलहाल महंगे नजर आ रहे हैं। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जो कि सर सस्ते रहते हैं। अमूमन हम निजी बैंकों के मुकाबले देखें तो ये स्टॉक्स वैसे भी सस्ते रहते हैं, लेकिन 1.27 टाइम्स का जो इंडेक्स का प्राइस टू बुक वैल्यू है उसके मुकाबले आप देखेंगे तो यूको बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, ये स्टॉक्स आपको काफी सस्ते नजर आएंगे। तो ये कुछ 4 ऐसे नाम हैं जो कि मिड कैप पीएसयू बैंकिंग को बिलोंग करते हैं और इनके वैल्यूएशन आप देखेंगे इंडेक्स से सस्ते हैं। तो निजी बैंकों से तो सस्ते हमेशा ही रहते हैं प्राइवेट बैंक्स प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से, ये अपने इंडेक्स का जो औसत वैल्यूएशन है उसके भी मुकाबले सस्ते मिल रहे हैं। इनमें से कोई ऐसा बैंक जो आपको पसंद हो सर?
सर अभी के लिए तो वैसे ये बैंक्स में ज्यादा फोकस नहीं है हमारा, बट इंडियन बैंक एक अच्छा खासा क्रॉस ओवर आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। इंडियन बैंक अगर 580 के ऊपर वापस निकल के सस्टेन होता है तो हम शायद से फर्दर रैली यहाँ पे देख सकते हैं। क्रॉस ओवर 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का है, तो हम शायद से वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स पे मोमेंटम हम आगे देख पाए। ओके, तो 580 का लेवल अगर इंडियन बैंक में पार होता है तो यहाँ पे ज़रूर मूव आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। पीएनबी सर, ये ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में रहता है, इन लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है। आई एम श्योर आप भी इसे कवर करते होंगे। इसके वैल्यूएशन तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, कुछ न्यूज़ फ्लो भी आप देखें तो रिसेंटली पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा, लेकिन ये स्टॉक चलता नहीं है सर, बहुत टाइम से ठंडा पड़ा हुआ है। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये बैंक पार कर लेता है फिर यहाँ पे मूव काफ़ी स्मार्ट या स्विफ्ट हो सकता है? हाँ देखिए, हायर साइड पे 104 का लेवल रहेगा पीएनबी के लिए, और मेजर सपोर्ट आता है 90 रुपए के आसपास पे। आज के दिन पे अगर देखा जाए तो अच्छा खासा मिड लेवल पे चला है 96.70 के प्राइस पे। अपने 250 डे मूविंग एवरेज के साथ साथ सपोर्ट भी लेता है कहीं ना कहीं स्टॉक। अगले थोड़े दिन इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये वापस मोमेंटम में आता है, बट मेजर ब्रेकआउट पे 104 के ऊपर इस पे बाइंग की राय बन सकती है। अच्छा, तो 104 पार करना पीएनबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार हुआ तो फिर यहाँ पे तेज़ी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। आप चाहें तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी तरह से इंडियन बैंक के लिए 580 के ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे भी तेज़ी का रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। सर, फाइनल सेट ऑफ 4 स्टॉक्स जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो है कैनरा बैंक, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है, कुछ रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव साइड पर आती हुई दिखी हैं। बैंक ऑफ इंडिया 0.65 टाइम्स पर केवल अवेलेबल है, 0.8 टाइम्स पर यूनियन बैंक भी अवेलेबल है, और 0.8 टाइम्स के आसपास ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें कल हमने काफ़ी ज़्यादा गिरावट बनती हुई दिखी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात तो हमने ऑलरेडी कर रही है सर। कैनरा बैंक, पहले सर इसकी बात करेंगे। कैनरा बैंक को लेकर भी बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, क्योंकि लोग छोटे टिकट साइज वाले स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये भी 100 रुपये के आसपास वाला ही टिकट साइज वाला स्टॉक है। तो कैनरा बैंक पर फिलहाल क्या व्यू बन रहा है? पीएनबी तो आपने बता दिया 104 के ऊपर लेना है। कैनरा बैंक के लिए भी ऐसा ही कोई इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका आप वेट कर रहे हैं पार होने का? देखिए, कैनरा बैंक पे एक मेजर अच्छा लेवल है जो हमें लग रहा है कि वो सपोर्ट कर सकता है। इनिशियली हमने जब ये स्पॉट किया था, जब बॉटम फॉर्मेशन में था, तभी इसने एक वेज पैटर्न ब्रेकआउट दी थी, और वहां से हमने 100 रुपए और 103 रुपए के आसपास की रैली भी देखी हुई थी। वहां से ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आया हुआ। अभी के लिए इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट आता है 88 रुपीज 60 पैसा के आसपास पे। तो वो लेवल एक अच्छा खासा लुक्रेटिव लेवल बन सकता है। हमें लग रहा है कि वो लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सपोर्ट रहेगा उसका 85, तो 3 रुपए के 3-3.5 रुपए के स्टॉप लॉस रहेंगे। अपसाइड पे बाद में अगर 100 रुपीज के ऊपर वापस जाता है तो हम फर्दर स्ट्रेंथ यहाँ पे देख पाएंगे। 200 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक होते हुए हमें देख पाएंगे हम वहां पे। तो 100 के ऊपर खरीदना है? सपोर्ट पे आएगा तो बेटर है, नीचे पे हम लेंगे तो वो ज्यादा कंफर्मेशन वाला रहेगा। तो हम जैसे मैंने बताया 88 रुपीज 60 पैसे के आसपास पे अगर मिलता है तो हम वहां पे ये स्टॉक को बाइंग के लिए देख सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ साथ। तो 88 रुपये 60 पैसे का जो सपोर्ट है आपने वहां पे लिया, स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं 85 रुपये का। टारगेट क्या होंगे सर उसके इसमें? इनिशियली 100 रुपए के ऊपर निकलता है तो 105 108 रुपए के आसपास पे देख पाएंगे। फिर हम आगे ऑफकोर्स रिहाइड्रेट करके देखेंगे कि स्टॉक्स और कितने बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी नहीं लेना है, कैनरा बैंक को सपोर्ट पे लेना है। 88 रुपये 60 पैसे का इंपॉर्टेंट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल पे मिले तो आप 85 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पहला टारगेट 100 रुपये का, फिर 105, फिर 108 तक के जो लेवल्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया सर, आई थिंक पूरे पैक में से अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक इंडेक्स में, आई थिंक सबसे सस्ता शेयर अगर देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया का ही है। केवल 0.65 टाइम्स के जो प्राइस टू बुक है उस पर ये स्टॉक अवेलेबल है। ये वैल्यूएशन वाइज तो सस्ता है सर, इसके चार्ट्स उतने मजबूत दिख रहे हैं क्या? देखिए, यहाँ पे अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं आ रही। इमीडिएट सपोर्ट 100 रुपए के आसपास पे आ रहा है। हमें वो देखना है कि ये लेवल्स कैसे चलते हैं कि नहीं। जो कल की फॉल थी ऑफकोर्स वो हिसाब से भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में थी, प्रॉफिट बुकिंग भी थी। तो हमें देखना है कि ये लेवल्स आगे कैसे चलते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पे बाइंग की राय नहीं होगी। थोड़ा देखना पड़ेगा हमें कि ये आगे के फॉर्मेशंस कैसे बनते हैं। हायर साइड पे रेजिस्टेंस आता है 120 रुपए के आसपास पे। ठीक है, परफेक्ट है। एक लास्ट स्टॉक सर, यूनियन बैंक, इस पे राय दे दीजिए। कल खबर आई भी थी, कल स्टॉक 6% के आसपास गिरा था। कुछ फिजूल खर्ची को लेकर एक अपडेट आया था
जिसको लेकर स्टॉक में हमने रिएक्शन बनता हुआ दिखा भी था। इनके जो पूर्व ईडी हैं उनकी किताब खरीदने पर महज बैंक ने 7.25 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर दी। 2 लाख कॉपीज पब्लिश होने से पहले ही उसका ऑर्डर दे दिया गया था। तो ये एक फैक्टर है जो कि कल स्टॉक के ऊपर हावी होता हुआ दिखा था। वैल्यूएशन वाइज तो ठीक है, कल स्टॉक गिरा भी था। क्या इस गिरावट में आप खरीदारी करने के मौके देंगे या फिर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे तो हमें अभी भी बाइंग कंफर्मेशन नहीं है। परसों तक की मोमेंटम हमें लग रही थी कि 125 के लेवल को सस्टेन करके चल सकता है, बट ऑफ कोर्स कल के क्लोजिंग और आज के बाद भी वहां पे वो लेवल नहीं दिख रहा। तो 125 के ऊपर वापस आता है तो हमें ये स्टॉक को रिविजिट करना चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट इसका आता है 113 रुपए के आसपास पे, तो वो लेवल्स पे भी आता है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये लेवल्स अगर टिकते हैं तो बाद में शायद से छोटी वापस रैली देख सकते हैं एक रेंज के अंदर 125 के लिए, बट अभी के लिए यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं। मतलब या तो 125 पार करके टिके या फिर नीचे में 113 के सपोर्ट के आसपास मिले, फिर रिव्यू करना है, वहां पे भी खरीदना नहीं है। जी हाँ, ठीक है, तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच है और उसके बाद आप देखेंगे तो 125 का लेवल अगर पार होकर टिकता है और नीचे में 113 के आसपास सपोर्ट पर मिलता है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। ये बात आपको ज़रूर ध्यान में या फिर ध्यान में रख के चलनी है। तो ज़्यादातर पीएसयू बैंकों की अगर आप बात करें कल की गिरावट के बाद आज भी कोई बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर पीएसयू बैंकों में अभी भी जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल नहीं देखने को मिल रही है। इंडियन बैंक में 580 पार होगा तो यहाँ पे तेज़ी बढ़ सकती है। पीएनबी में 104 पार होने दीजिए तो आप खरीदारी करें। कैनरा बैंक को सपोर्ट के आसपास लीजिए, 88 रुपये 60 पैसे के आसपास 85 का स्टॉप लॉस लगा के। और यूनियन बैंक में भी रिव्यू करना है आपको, 125 या तो पार हो या नीचे 113 के आसपास मिले तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चले। तो सर अगर बैंकिंग में किसी को रहना ही है, पहली बात तो क्या बैंकिंग पे आपका पॉजिटिव व्यू है? अगर हाँ तो फिर अगर पीएसयू बैंक ज़्यादा पसंद नहीं है तो प्राइवेट बैंकों में कहाँ मौके बन रहे हैं, कहाँ आप ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको रिकमेंड कर रहे हैं खरीदारी के लिए? देखिए हमने प्राइवेट बैंक्स में भी हम पीएसयू में ऑफकोर्स मैंने बताया कि पीएसयू एसबीआई में हमारा व्यू है कि अच्छा खासा अगर मूवमेंट आता है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। कोटक बैंक 2015 के आसपास पे अगर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे बन सकती है। आईसीआईसीआई बैंक कल के दिन में भी बिफोर क्लोजिंग जब पूरा बैंक निफ्टी वीक था इसने कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई हुई थी, आज के दिन पे भी पॉजिटिव है। तो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी, ये 3 प्राइवेट सेक्टर्स में हमें मोमेंटम लग रहा है कि मोमेंटम मिल सकती है आगे। ठीक है, तो मतलब मैं सर इसलिए पूछ रहा था कि मैंने जैसे पहले भी हाईलाइट किया, ये जो निजी बैंक्स हैं तीनों, ये जो टॉप रन बैंक्स की आप बात कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एक्सिस, ये अपने ऑल टाइम हाईज के आसपास ही हैं। तो कोटक बैंक तो आपने बोला कि 2015 के आसपास मिले तो खरीदना है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को अभी खरीद सकते हैं? जी हाँ सर, दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम तो हमें लग रही है, तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अभी भी खरीदा गया तो भी अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट थोड़े नीचे पे है, आईसीआईसीआई पे देखा जाए तो 1400 का सपोर्ट है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक पे 1900 के लेवल्स के सपोर्ट थे जो हमने पहले भी डिस्कस किए। इधर डिप नहीं आ रही, बट ऑफकोर्स ये लेवल्स पे भी बाय करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेजर सपोर्ट 1900 का रहेगा, वो करंट बाइंग के लिए भी। एक सर एक्सिस बैंक छूट गया, इस पे भी आपकी राय दे दीजिए। एक्सिस बैंक के लिए 1050 के लेवल, 1150 के लेवल्स है जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लेवल्स पर अगर आता है तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। आज के दिन पे भी अगर क्लोजिंग भी थोड़ी पॉजिटिव आए तो शायद से एक पॉजिटिव रिवर्सल बनने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी अगर बाइंग करें तो 1150 का ही सपोर्ट रहेगा और अपसाइड पे 1200 इनिशियल लेवल है और उसके ऊपर निकलता है तो फर्दर जो अपने लाइफ टाइम हाईज है 1235 का, वो लेवल वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी आप खरीदिए, 1150 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट 1235 तक के एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये तो बात होगी पूरी बैंकिंग स्पेस भी, जहाँ पे हमने पीएसयू बैंकों को डिस्कस किया और ज़्यादा फोकस जो है, ज़्यादा पॉजिटिव रुझान जो है वो निजी बैंकों के ऊपर है। तो कोटक बैंक 2015 के आसपास मिले तो खरीदें, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ और नाम हैं जहां पे आप, अगर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में रहना ही है तो ये ज़रूर आप अपनी खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हॉट स्टॉक्स हमारा खास सेगमेंट, इसको यहीं पर समेटते हैं।
इस बीच बाजार को आप देखिए एक बार हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यानी कि बाजार ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन करने में थोड़ी सी यहाँ पे झिझक या फिर थोड़ी सी जो एक मुश्किल जो है बाजार को होती हुई दिख रही है। लोअर लेवल से रिकवरी भी हमने बनती हुई देखी है, लेकिन हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। तो बाजार में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी या फिर जो स्ट्रेंथ या भरोसा जो है, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हर डिप को, हर गिरावट को बाजार में खरीदारी के रूप में हमने एक इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिख रहा है। तो उस लिहाज से देखें तो बाजार में ये बात अच्छी है कि आज एक जो निजक रिएक्शन हमने नीचे बनता हुआ दिखा, उसके बाद अभी जो खरीदारी का रुझान है वो मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। एक दो सवाल ले लेते हैं, फिर मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि तो उनके पास समझेंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकर्स ज़्यादा बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच साईं प्रवीण जी का सवाल एक मैं ले लेता हूं, उन्होंने 40 रुपये का समर्थन भेजा है। वो पूछना चाह रहे हैं कि साइंट डीएलएम, इसमें क्या लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं? ये उनका राय है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार जो व्यू है वो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। तो एक बार मिथिल जी से आई थिंक हमारा कांटेक्ट लूज हो गया है, दोबारा उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनके पास चलेंगे और समझेंगे। इस बीच मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक आते हुए दिखें। स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर कोई रिपोर्ट्स आई हैं कल के फॉल के बाद? शुक्रिया संदीप। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के फिलहाल हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन एचपीसीएल को लेकर के हमारे पास रिपोर्ट है। एचपीसीएल एक बड़ी सरकारी कंपनी है। मैक्वारी ने एचपीसीएल पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 410 का टारगेट दिया है। वह सिटी ने भी एचपीसीएल पर बाई की रेटिंग देते हुए 460 रुपये का टारगेट दिया है। इसी तरह मॉर्गन स्टैनली ने केईआई इंडस्ट्री पर ओवरवेट की रेटिंग दी है और इस पर 4,391 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं जेफरीज ने पॉलीकैब पर बाई की रेटिंग दी है और 7,050 का टारगेट दिया है। इसी तरह एमजीएल यानी कि महानगर गैस लिमिटेड पर सीएलएसए ने आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए 1,710 रुपये का टारगेट दिया है। जी ओके, तो एमजीएल के नंबर्स कल आए, एचपीसीएल के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि निकल के सामने। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। एक बार ज़रा दोबारा से अगर आप वो दिखा सकें, जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर एक बार चर्चा भी कर लेते हैं कि किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है। एमजीएल पर, एचपीसीएल पर यहाँ पर रिपोर्ट आई है। कल पॉलीकैब के नंबर्स आए थे, देखिए 7,050 रुपये का जो टारगेट है वो जेफरीज की ओर से यहाँ पे बाय रेनी के साथ आया। केईआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी ओवरवेट की रेटिंग है, मॉर्गन स्टैनली की 4,391 रुपये का टारगेट दिया है। तो एचपीसीएल के नंबर्स अच्छे हैं यहाँ पर, तो ओएमसीज पर ज़्यादातर ब्रोकर्स का रुझान पॉजिटिव साइड पे दिख ही रहा है। एमजीएल के नंबर्स भी सारे पैरामीटर्स पर अच्छे हैं। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग और 1,710 रुपये का टारगेट दिया। मुझे याद है सीएलएसए ने ही आईजीएल पर आउट परफॉर्म की रेटिंग और 220 रुपये का टारगेट दिया है, जो कि ऑलमोस्ट मीट हो भी चुका है। तो अब एमजीएल पर भी सीएलएसए एक बुलिश स्टैंस लेकर आए हैं, 1,710 रुपये का टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है। मिथिल जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी हाँ सर। सर, एक बार एमजीएल पर आपका व्यू दे दीजिए, क्योंकि एमजीएल पर हमने देखा सर, जैसे नंबर्स के बाद हम बातचीत कर भी रहे थे, स्टॉक में हमने देखा कि जो रिएक्शन है 1317 तक का एक नीचे की ओर देखने को मिला, लेकिन वहां से आप देखेंगे स्टॉक में रिकवरी भी अच्छी खासी देखने को मिली है। 1710 की बात कर रहे हैं सर सीएलएसए, आप भी इत्तेफाक रखते हैं? इतने लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं आपको एमजीएल में? देखिए यहाँ से ऑफकोर्स स्टॉक ऑलरेडी अपने लोअर कंसोलिडेशन फेज में से निकलता हुआ दिख रहा है। अगर वो रेक्टेंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी देखे तो सिमिलर लेवल्स के आसपास पे आता है, बट इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ कोर्स 1480 रहेगा, जो मेजर ब्रेकआउट जोन हो सकता है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के साथ साथ, और वो अगर निकल जाता है तो ऑफ कोर्स हम सिमिलर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर साइड पे। ठीक है। सर, एक साईं प्रवीण जी का सवाल है, कह रहे हैं कि साइंट डीएलएम में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं क्या? देखिए ये स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड वीक है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही। ये अपने स्टॉक रिसेंट रैली में भी ये अपने स्टॉक के गैप डाउन मूव को भी टेक आउट नहीं कर पाया था वापस, जो 560 के आसपास पे आया था। अभी करंटली चल रहा है 416 पे, तो अभी के लिए तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम नहीं बन रही। इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी लोअर एंड पे 375 378 के आसपास पे। हमें ये देखना है कि नीचे के लेवल्स पे वो वापस वो सपोर्ट लेता है कि नहीं, क्योंकि ये फोर्थ टाइम होगा ये लेवल्स के आसपास पे आता है। तो हमें वो देखना है कि फोर्थ टाइम आता है तो वो लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। अगर वो लेवल से रिवर्सल्स कुछ दिखती है तो वहां पे वापस रिविजिट किया जा सकता है वो टाइम पे। तब तक के लिए ये स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें नहीं एक्सपेक्ट करते। स्विगी के स्टॉक को लेकर सर देखिए क्या व्यू बन रहा है? आज टॉप लूजर्स में शामिल है, 0.5% की गिरावट है, 326 के आसपास है। परसों बहुत ही स्मार्ट मूव इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा था, लेकिन आज इसमें मुनाफा वसूली हावी हो रही है। क्या कुछ डिसाइसिव ब्रेकडाउन के इंडिकेशंस हैं या केवल मुनाफा वसूली है?
आई थिंक सो ये स्टॉक के लॉक इन पीरियड्स भी अभी थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगे, वो हिसाब से तो हमें देखना है कि आगे की फ्लोज कैसे जाएंगे। जिन्होंने अनलिस्टेड कैटेगरी में बाय किया हुआ था उनके लिए अनलॉक हो जाएंगे, स्पेस अवेलेबल हो जाएगी, तो हमें वो देखना है कि वहां पे कैसा जाएगा। मेजर रेजिस्टेंस 366 पे है, 366 के ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 400 430 के लेवल्स के लिए। ठीक है, ओके। अदानी ग्रुप को लेकर सर क्या व्यू बन रहा है आपका? डिफेंस पर तो हम ऑलरेडी बातचीत कर ही चुके हैं, डिफेंस फ्लिप फ्लॉप कर रहा है गेंस और लॉसेस के बीच में, जैसा हम बाजार में भी देख रहे हैं। अदानी ग्रुप में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको बहुत पसंद हो? पिछले कुछ दिनों में हमने अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे मूव्स बनते हुए देखे हैं। इस पूरे पैक में से कोई स्टॉक जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है फिलहाल? देखिए हमने डिस्कस भी किया हुआ था, अदानी पोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा है। इसका मेजर सपोर्ट 1280 के आसपास पे आता है। आज के दिन पे अगर देखा जाए तो 1298 का लो भी था। अभी 1316 लेवल्स पे चल रहा है ये स्टॉक। अपने दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 1280 पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी आता है। तो हमें देखना है कि सिमिलर लेवल्स पे जब ये कोइंसाइड होते हैं तब वो लेवल एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। तो हमें देखना है ये सपोर्ट को कितना रिस्पेक्ट करता है, और यहाँ से थोड़ी साइडवेज मोमेंटम और भी हमें मिलती है सिमिलर रेंज के अंदर, तो ऑफकोर्स हम शायद से ये बाइंग मोमेंटम में कंसिडर कर पाएंगे। ठीक है। सर आज का एक बड़ा नतीजे की बात करें, जो कि आज नंबर्स जिनके आने वाले हैं, वो है कोल इंडिया का। कोल इंडिया में रेवेन्यूज तो फ्लैट रहने का अनुमान है और मुनाफा जो है वो करीब 4% के आसपास ड्रॉप कर सकता है, गिर सकता है। 378 के आसपास है सर। एक समय 550 का हाई भी हमने स्टॉक में बनता हुआ देखा है, तो 380 के आसपास कोल इंडिया अगर कोई फ्रेश लेना चाह रहे हैं तो क्या ये सही लेवल है एंटर करने के लिए? देखिए जो हिसाब से मोमेंटम है वो हिसाब से हमें नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक को करंट लेवल्स पे बाय किया जाए। इसके जो मेजर लोज बने थे वो 360 के आसपास के लेवल्स पे थे। वेट करते हैं रिजल्ट्स का आने का और फिर कमेंट्री आगे का क्या है वो हिसाब से देखने का, उसके बाद हम कुछ अनुमान लगा पाएंगे कि चार्ट पे रिएक्शन कैसे आता है और फिर देखेंगे। तब तक के लिए अभी के लिए इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी से हम दूर रखेंगे। ये ना सर मेटल सेक्टर का ही पार्ट समझा जाता है, मेटल इंडेक्स में ही कॉन्स्टिट्यूट होता है ये। तो मेटल स्पेस से अभी थोड़ी देर पहले मैं एक सवाल पढ़ रहा था, कोई पूछ रहे थे हमसे कि टाटा स्टील में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? अभी किसी का व्यू क्या होना चाहिए? मेटल पे भी बात कर लीजिए सर, और टाटा स्टील पे क्या व्यू होना चाहिए फिलहाल? देखिए मेटल इंडेक्स अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स अभी के लिए तो मोमेंटम जो हिसाब से दिख रहा है वो हिसाब से तो थोड़ा कंफर्मेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। बट ऑफ कोर्स मेजर रेजिस्टेंस इसका इंडेक्स के निफ्टी मेटल्स के ऊपर आता है 9000 के आसपास पे। 9000 के ऊपर वापस अगर निकलता है इंडेक्स तो बाइंग मोमेंटम वहां पे इंडेक्स साइड से कंफर्मेशन आ सकते हैं। टाटा स्टील की बात करें जी, तो टाटा स्टील पे अभी के लिए वापस ये रेंज के अंदर स्टॉक चल रहा है। 156 के ऊपर यहाँ पे बाइंग कंफर्मेशन आता हुआ दिखेगा। इमीडिएट सपोर्ट आता है 134 के आसपास पे। तो ऑफकोर्स डिप्स पे अगर मिलता है तो छोटे स्टॉप लॉस से बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेंज के अंदर 156 का पहला टारगेट रहेगा। रेंज के बाहर निकलता है फिर हमें देखना है कि आगे की तरफ ये कैसे मूव कर सकता है। ठीक है। दो स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए सर, एक है गेल और दूसरा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। पंकज मित्रा जी का सवाल है इसको लेकर, कह रहे हैं कि सर इन दोनों में एंट्री लेवल क्या होगा? मेरा व्यू 1 साल का है। देखिए गेल पे इंपॉर्टेंट रहेगा एक बार 192 193 को निकालना। अगर वो निकलता है तो 200 का पहला एक्सपेक्टेशन रह सकता है कि 200 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। क्लोजिंग अगर उसके ऊपर मिल जाती है तो हम 205 210 के लेवल्स फर्दर देख पाएंगे अभी के लिए यहाँ पे। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अगर बात करें तो अभी यहाँ पे बाइंग कंफर्मेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। 303 305 के ऊपर निकलता है तो हम शायद से एक बार स्टॉक को विजिट करेंगे। तब तक के लिए ये स्टॉक बाइंग मोमेंटम में हमें नहीं लग रहा है। तो आपने गेल के लिए बोला सर 200 210 के टारगेट हैं, अगर 192 93 पार हो गया तो? जी हाँ, ठीक है, ओके। और 300 का लेवल पार करना जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी को खरीदना है फ्रेश तो यहाँ ना खरीदे, 300 का लेवल पार होने दे फिर खरीदारी करें। जी हाँ सर। तो उसके इसमें टारगेट क्या होगा सर? 300 अगर मान लीजिए कोई 300 के पार अगर खरीदारी करता है, वो लेवल आ जाते हैं तो? देखिए अगर वो निकलता है तो हमें वापस रिविजिट तो करना पड़ेगा स्टॉक को, क्योंकि इसमें बीच बीच में बहुत सारे हर्डल्स है ये स्टॉक्स पे। तो 300 निकलता है तो 315 320 के लेवल्स आएंगे, फिर वापस 335 का लेवल है। तो ऐसे छोटे छोटे हर्डल्स बहुत है। तो यहाँ पे हमें वो देखना पड़ेगा कि फिर कैसे वॉल्यूम मोमेंटम के साथ साथ दूसरे इंडिकेटर कंफर्मेशन क्या दे रहे हैं।
ठीक है, तो 300 पार होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा मूव खरीदारी का देखने को मिलेगा, रिव्यू करना होगा। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं खरीदना है आपको जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, और 300 पार होने के बाद आप दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा उस समय जो फॉर्मेशंस हैं वो किस तरह के देखने को मिल रहे हैं। सोम डिस्टिलरी सर, इसको लेकर सवाल हमारे एक दर्शक ने पूछा है, बाला गौतम जी का सवाल है, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास सोम डिस्टिलरी के 200 शेयर हैं 126 रुपये पर, करना क्या चाहिए, और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं सर आपसे। इन्होंने 126 पे लिया है, आज 4% के आसपास नीचे है, लेकिन 127 के आसपास है, वही भाव है सर जहां पे इन्होंने लिया है, ऑलमोस्ट वहीं पे कारोबार कर रहा है। हाँ देखिए, सोम डिस्टिलरीज में अगर देखा जाए तो इसने अच्छे खासा अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक डाउन दिया है। जो 134 पे सपोर्ट भी था उसको भी ब्रेक किया हुआ है, तो वो लेवल्स के हिसाब से तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें अभी बाइंग मोमेंटम नहीं लग रही। अगर आज की क्लोजिंग भी ऐसी आती है तो बाद में शायद से एक बार एग्जिट करने की राय होगी, क्योंकि इसके बाद इसका मेजर सपोर्ट आता है 113 रुपए के आसपास में, जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो आज के दिन पे वेट कर लीजिए, अगर क्लोजिंग सिमिलर लेवल्स पे आती है तो एक बार एग्जिट करने के नीचे भी आती है तो एग्जिट करने की राय होगी। चलिए सर, अब ये सोम डिस्टिलरीज की बात हुई है ना, तो पूरा जो लिकर स्पेस है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। एक बार जरा इंडिया यूके एफटीए वाले जो पॉइंटर्स थे वो भी अगर आप एक बार दिखा सके कि क्या फैसले होते हुए देखें उस पर, खास तौर पे विस्की हुई, जिन हुई, जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, लिकर प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो ड्यूटी है उसको आधा कर दिया गया है, उसको घटाकर कर दिया गया है 75%। तो आई थिंक 150% ड्यूटी लगती थी, टैरिफ लगते थे, उसको घटाकर कर दिया गया है भारत की ओर से 75%। और उसका इम्पैक्ट आप देखिए, ये सोम डिस्टिलरी हुआ, बाकी जो लिकर स्टॉक्स है उसमें दिख रहा है। ग्लोबल स्पिरिट्स आप देख लीजिए 1.5% नीचे है, 2.25% रेडिको खितान नीचे है, 1% यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। तो भारत में जो विदेश से विस्की का या फिर जिन का इंपोर्ट होता है वो सस्ता होता हुआ दिखेगा, यानी कि इंपोर्ट करना हमारे देश में आपको थोड़ा सा राहत दे सकता है अगर आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और वही कारण है सर, हम जो आप बात कर भी रहे थे बाजार खुलने से पहले कि इसका इम्पैक्ट समझना इंपॉर्टेंट होगा। इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पे दिख रहा है कि अगर विदेशी प्रोडक्ट सस्ते दाम पर आएंगे तो जाहिर सी बात जो इंडिया में ऑपरेट करने वाली कंपनीज हैं, जो इंडिया में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, उत्पादन करती है, उनके लिए दिक्कत की बात हो सकती है, इनके लिए कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर इनकी जो बिक्री है उसके ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी 1% नीचे है, यूनाइटेड ब्रिवरीज हालांकि आधा % की मजबूती दिखा रहा है। तो लिकर पे तो हम देख रहे हैं कि इसका जो रिएक्शन है वो नेगेटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। अब बताइए सर, सोम डिस्टिलरीज की बातचीत तो हमने कर ली, बाकी ग्लोबल स्पिरिट्स हुआ, रेडिको खैतान हुआ, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन पर अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे तो आज मॉर्निंग की एक अपटिक तो अच्छी देखने मिली थी, 1660 का हाई था, फिर वहां से ये स्टॉक ने प्रॉफिट बुकिंग की दिखाई हुई है। यूबीएल पे बात करें तो यूबीएल में इतनी ज्यादा मोमेंटम नहीं देखी गई है, बट 2200 के ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग मोमेंटम हो सकती है। ऑफकोर्स सेल्स इंपैक्ट होंगे, बट ऑफकोर्स देयर इज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग लिकर के अंदर फेवरेटिज्म हर एक के अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। तो ड्यूटी कम होने के बाद भी आपको बहुत कम लोग होंगे जो अपनी फेवरेट ब्रांड्स को चेंज करने के उस पर जाए। जिनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल थी वो इंटरनेशनल ही रहने वाली है, जिनकी ब्रांड्स इन ये लेवल्स पे थी वो लेवल्स पे ही रहने वाली है। मेरे अनुमान ये है, देयर कैन बी शिफ्ट, बट वो परसेंटेज उतना स्ट्रांग मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है। पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमने चार्ट्स के हिसाब से देखना है, तो चार्ट्स के हिसाब से तो अभी भी थोड़े स्टॉक्स है जो हमें लग रहा है कि अगर ये लेवल्स सस्टेन हो गए, लोअर लेवल ज्यादा नहीं टूटे, तो ऑफकोर्स यहाँ से वापस बाइंग मोमेंटम देख पाएंगे। ओके, ठीक है। तो इंडिया यूके एफटीए जो हुआ है उसका इम्पैक्ट हम देखें कि लिकर स्टॉक्स पे आज नेगेटिव साइड पर देखने को मिला, लेकिन कुछ सिलेक्टिव टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट आज पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला, जिसमें केपीआर मिल है, वेल्सपन इंडिया, इनमें मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर राजशेखर जी इस बीच पूछ रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड, तो इस पर हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर। समर अबिदी जी कह रहे हैं कि पारस डिफेंस कैन बाय एट करंट रेट, इफ यस टारगेट प्लीज। देखिए, पारस डिफेंस में ऑलरेडी अच्छा खासा मूव आ गया, अब डिप्स पे बाय करना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लास्ट थोड़े दिन से जो लो है वो 1300 रुपए के आसपास पे, 1300 के लेवल्स के आसपास पे अगर एक बार डिप आती है और उसके ऊपर ही सस्टेनेबल मूव रहा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1500 तक के मूव्स। बट ओवरऑल देखा जाए तो बॉटम से एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है ऑलरेडी, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बड़ा बनते जाएगा, इसलिए हमने छोटा लेवल दिया हुआ है। 1300 का मेजर लेवल है जो सपोर्ट भी है, और वही लेवल्स के आसपास पे अगर बाइंग मोमेंटम मिलती है तो देखा जा सकता है। ठीक है सर, आज ना डिफेंस स्टॉक्स को लेकर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। पारस डिफेंस की हमने बात करी, एक प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स हैं, इसको लेकर रविंदर चौधरी जी का सवाल है, कह रहे हैं मेरे पास 500 शेयर हैं, 622 पे लिया हुआ है, शुड आई हैव टू बाय, होल्ड और सेल?
तो सर ये स्टॉक मैं देख रहा था 900 रुपये तक चला गया था, इसका जो ऑल टाइम हाई है 908 रुपये 80 पैसे था, अभी 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इन्होंने लिया है 622 पर, आई थिंक 900 तक ये उछल गया था जब, उसके बाद फॉल में 622 रुपये पर इन्होंने लिया, लेकिन 622 वाला भी आ गया 400 रुपये पर। 500 शेयर हैं सर इनके पास, क्वांटिटी ठीक ठाक है, अच्छा खासा कैपिटल इन्होंने लगा रखा है। पूछ रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए। देखिए चार्ट पे अभी भी कोई बाइंग कंफर्मेशन नहीं दिख रही। यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस 480 का है। जिस दिन थोड़े दिन से हम डिफेंस रैली देख रहे थे, बट परसों के दिन पे आई थिंक सो यहाँ पे इनके कोई प्लांट में देयर वाज अ फायर ब्रेकआउट के ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से ये स्टॉक ने करेक्टिव मूड भी किया हुआ था। तो हमें ये आगे देखना है कि फर्दर यहाँ से कैसे मूव आती है, बट टेक्निकली अभी देखा जाए तो स्टॉक बाइंग मोमेंटम में नहीं। ओके ठीक है सर, वेल्सपन एंटरप्राइजेस पे भी आपकी राय दीजिए। क्रिश जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 200 शेयर हैं 499 के रेट पर, 475 के आसपास स्टॉक है, अभी 25 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है सर, पूछ रहे हैं क्या करूं। एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे भी स्टॉक का बाइंग कंफर्मेशन में हमें नहीं दिखा है। एक बार हम बोलेंगे कि एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना बाय ना सेल के कोई भी कंफर्मेशन है। रेंज के अंदर स्टॉक चल रहा है और इतना कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी नहीं है। लोग स्लोली स्लोली ये स्टॉक स्लाइड होते हुए दिख रहा है। तो अभी के लिए यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है, तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। दूसरे कोई स्टॉक्स पे व्यू बना के चल सकते हैं। चलिए दूसरे कुछ स्टॉक्स की बात कर भी लेते हैं सर। रविंदर चौधरी जी भी पूछ रहे हैं कि ऐसा डिफेंस शेयर जिसको बाय कर सकते हैं, या मैं तो कह रहा हूं कि ओवरऑल ऐसा कोई स्टॉक जहां पे आप कह रहे हैं कि स्विच कर लेना चाहिए वेल्सपन एंटरप्राइजेस से निकलकर, जो आप अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं या हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, जो पिक्स आप हमारे दर्शकों के लिए आज चुनकर लाए हैं। हाँ देखिए, इसमें से थोड़े स्टॉक जो है हम अभी भी बुलिश है, जिसमें से एक एनएच था, नारायण उद्यालय, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से करंट लेवल से मोमेंटम आ सकती है 950 930 1930 1950 के लेवल्स के लिए। फिर हम आईटी स्पेस में कुछ मोमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आईटी मॉर्निंग में तो ऑफकोर्स डिप था, बट अभी के लिए देखा जाए तो थोड़ा रिकवर मोड पे आ चुका है। बट कॉशियस व्यू के साथ चलेंगे कि आईटी में विप्रो है, टीसीएस है, ये स्टॉक्स में थोड़ी मोमेंटम आ सकती है। लेवल वाइज ऑफकोर्स ब्रेकआउट्स आएंगे तो हम फर्दर कंफर्मेशन पे चलेंगे। 248 के ऊपर विप्रो पे बाइंग कंफर्मेशन मिलेगा। टीसीएस पे जो करंट लेवल्स है देखा जाए तो 3500 के लेवल्स है, वो लेवल्स के ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग कंफर्मेशन मिल सकता है। आईटी स्पेस में ये दो है। एमजीएल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये लेवल्स इमीडिएट लेवल्स के हाई जो है वो निकलते हैं तो बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। ऑयल स्पेस में अगर देखा जाए तो ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, आईओसी है, ये स्टॉक्स में भी मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू हो सकते हैं। ऑफ कोर्स डिप्स मिली है, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये ओएमसी स्टॉक्स में है, थोड़े जो एक्सपेक्टेशंस है वो देख सकते हैं। बैंक्स में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कोटक। तो ये थोड़े स्टॉक्स की लिस्ट है हमारी, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जैसे जैसे हमें मिलेगी वहां पे हम वो स्टॉक्स पे बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने कहा नारायण हुदाले 1930 1950 के आपके टारगेट हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, और विप्रो और टीसीएस में आपने कंडीशनली बोला है 240 जब विप्रो पे पार हो जाएगा तो खरीदारी करनी है, और 3500 का लेवल टीसीएस में पार होने दे फिर खरीदारी करें। इनके स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए सर। एनएच के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 1700 का लेवल, ये इसका स्टॉप लॉस या इसका सपोर्ट लेवल बन सकता है। विप्रो के लिए बात करें तो ऑफकोर्स बाइंग मोमेंटम के ऊपर निकलता है जो हिसाब से, तो फिर हम यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो अभी रिसेंट लोस का था 230 के लेवल्स, वो मेजर सपोर्ट्स बन सकते हैं। टीसीएस की अगर बात करें तो ऑफकोर्स टीसीएस पे लेवल्स आते हैं यहाँ पे 3300 के आसपास पे, तो छोटे छोटे लेवल्स रखे हमने, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद हमें ये भी देखना है कि कितना सस्टेनेबल मूव आता है कि नहीं। तो ये लेवल्स रहेंगे वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी की अगर आती है उसके बाद। तो सर इसमें टारगेट क्या होंगे? विप्रो में 240 के ऊपर, टीसीएस में 3500 के ऊपर। विप्रो पे देखिए ब्रेकआउट आ गया तो ऑफकोर्स ब्रेकआउट के हिसाब से जो पैटर्न टारगेट बनता है वो 260 280 का है। टीसीएस के यहाँ पे लेवल्स आते हैं 3650 3800 लेवल्स के लिए। माफ कीजिए सर, मैं सुन नहीं पाया, टीसीएस का टारगेट क्या बताया आपने? 3650 3800। ठीक है, 3650 और 3800 के टारगेट्स के लिए आप टीसीएस को अप्रोच करें। विप्रो का टारगेट आपका आ गया 260 से 280 का,
और नारायण हृदयालय तो 1930 1950 तक के लेवल्स हैं। 1700 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं, उसमें आप चाहें तो IOC को ऐड कर सकते हैं। MGL पहले ही बोला है। बैंकिंग स्टॉक्स में कोटक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये 3 नाम हैं जो कि आपको खरीदारी के तौर पर बताए गए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप ज़रूर अपनी खरीदारी की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। बहुत धन्यवाद मिथुल सर, इतना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। सुबह सुबह बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको लेकर बातचीत हुई है। कोई डिस्क्लोजर जो आप मेंशन करना चाहेंगे? देखिए, ड्यूरिंग द टाइम जो भी डिस्कस हुए हैं वो हमारे रिसर्च साइड से रिकमेंडेशंस होंगी या फिर हम आगे के उसमें कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने लेवल्स दिए हुए ब्रेकआउट के। बाकी पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है मेरी। थैंक यू सो मच बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। विश यू वेरी गुड डे सर। सर। गुड डे टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो 24,220 ये आज का इंटरडे लो है जो कि हमने निफ्टी ने टच किया है। जो स्ट्राइक हुई है इंडिया की ओर से, उसके बाद जो नीजक रिएक्शन था, लेकिन 220 यानी कि 24,220 का लो लगाने के बाद 24,350 के आसपास फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं। 24,450 के आसपास के लेवल्स भी आज हमने बनते हुए देखे हैं। तो एक नीजक रिएक्शन नीचे की ओर बाजार में जरूर देखने को मिला था, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली। तो कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में लोअर लेवल से खरीदारी भी लौटती हुई दिखी है। कहां पे कारोबार की समाप्ति होती है, दिन भर का एक्शन कैसा रहता है, कौन से स्टॉक्स लाइमलाइट में रहते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। 3:45 बजे हमारे साथ जुड़िएगा क्लोजिंग बज में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।